सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का काफी अच्छा होगा डियर स्टूडेंट्स। सो एज यू नो दैट हम लोग का अभी टारगेट है आरआरबी को क्वालिफाई करना, है ना। सो हम लोग इसको क्वालिफाई करने के लिए आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा, एक सुंदर सा और प्यारा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज को चलाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रेलवे जूनियर इंजीनियर लास्ट 20 ईयर्स पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज। ये जो सीरीज है सॉल्यूशन सीरीज, इसमें हम लोग लास्ट 20 ईयर में जितने भी रेलवे में पूछा गया है, एग्जाम हुआ है, अलग अलग एग्जाम हुआ है, जेई से रिलेटेड एग्जाम जो हुआ है, उन सभी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और फिलहाल अभी हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जिस सब्जेक्ट को बेसिकली मैं बोलूंगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट दिया गया है। वैसे तो ये प्रोडक्शन में ही आता है, लेकिन आरआरबी जे में स्पेशल इसको एक सब्जेक्ट माना गया, वेल्डिंग। तो अभी हम लोग वेल्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और ये वेल्डिंग का ये 3rd लेक्चर हो जाएगा, जो कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट है आरआरबी जेई के लिए। आरआरबी जेई, अगर आप आरआरबी जेई मैकेनिकल एस्पिरेंट हो तो आपके लिए हाईली वेटेड सब्जेक्ट का क्या मतलब है कि इससे आप लोग को 10 से ज्यादा नंबर देखने को मिलता है। आउट ऑफ 100 टेक्निकल में 10 से ज्यादा नंबर केवल वेल्डिंग से मिल जाता है, उससे भी 15 तक वेरी कर जाता है, कभी कभार वेरी करते रहता है। तो हाईली वेटेज सब्जेक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मशीनिंग हाईली वेटेज है, उसी तरह से आपका वेल्डिंग भी हाईली वेटेज है। इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का 3rd आपके सेशन को। और हम लोग यहाँ पे आज क्या टॉपिक देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं, अभी तक क्या क्या हो चुका है। सो अभी तक आरआरबी जे का ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हम लोग इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, इसके ऊपर भी सारे क्वेश्चन जो है हम लोग लगा चुके हैं। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये टॉपिक हम लोग का रहेगा आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट। क्या रहेगा? आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट। सो हम लोग यहाँ पे आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन लगाने वाले हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना। सो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो क्या टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? चलिए, सो हम लोग आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो सारे क्वेश्चन लगाएंगे। इसके अलावे नॉट ओनली दिस, है ना, हम लोग यहाँ पे और एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो भी मैं बता देता हूं। तो आज का टॉपिक एक तो पहला हमारा क्या हो गया, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट, यानी आर्क वेल्डिंग में कौन कौन सा हम लोग इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा आ जाएगा जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन, अलग अलग तरह का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, फ्लक्स कोटिंग का यूज करते हैं, और अलग अलग तरह का जो हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं या इलेक्ट्रोड, उसका मटेरियल क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टॉपिक बात कर लेता हूं, सो आ जाएगा क्या, चूज द इलेक्ट्रोड फॉर डिफरेंट मेटल। ये रहा, ये भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, चूज ऑफ इलेक्ट्रोड एंड डिफरेंट मेटल, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो अलग अलग तरह का मटेरियल का इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं, और इलेक्ट्रोड के ऊपर हम लोग एक कोटिंग भी करते हैं, उस कोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे फ्लक्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। वेल्डिंग में और सोल्डरिंग में भी फ्लक्स का यूज करते हैं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेता और कोई टॉपिक है क्या, वेल्डिंग जो आज मैं लेने वाला हूँ, वेल्डिंग प्रोसेस जो, ठीक है, सोल्डरिंग, कटिंग, एडवांटेज ऑफ फ्लेम कटिंग, हाँ, तो इसमें और एक ऐड करना, प्लस हम लोग यहाँ पे फ्लक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जो मेरा फ्लक्स कोटिंग है, ठीक है, फ्लक्स कोटिंग ये भी डिस्कस करें, यानी कि आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट, चूज ऑफ इलेक्ट्रोड, इट्स टाइप, है ना, इट्स टाइप, एंड साथ ही साथ फ्लक्स कोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्लक्स कोटिंग के टाइप के बारे में। तो ये 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है डियर। आपको जो भी दिक्कत है आप मेरे को पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करना, मैं आपका हेल्प कर दूंगा, ठीक है। 8210989049, है ना, इसमें आप कांटेक्ट करना, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। चलिए तो बढ़ते हैं आज का टॉपिक। अभी तक ये 3rd पार्ट है, तो हम लोग लगा चुके थे क्वेश्चन 28 तक, तो उसके आगे लगाएंगे। ये सभी हो चुका है, 2 सेशन आ चुका है, और हम लोग यहाँ पे एनिमेशन के साथ यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो, लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ईजी वे में, इसलिए एनिमेशन का हेल्प लिया जाता है, और चीज़ों को एनिमेशन के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू आपको समझाया जाता है। तो ये सब जो है ना हम लोग का हो चुका था, ओके, यस। सो हम लोग जो है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहां से, ठीक है। चलिए, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर? कहा गया इन द रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग,
देखो एक होता है स्ट्रेट पोलैरिटी, एक होता है रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। एक होता है स्ट्रेट पोलैरिटी, एक होता है रिवर्स पोलैरिटी। तो उसमें कहा गया कि अगर रिवर्स पोलैरिटी का बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव में लेके चलेंगे, कनेक्ट करते हैं, या नेगेटिव में कनेक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, है ना। सो ये आप लोग को पता होना चाहिए स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी में क्या रहता है, ठीक है। देखो जो भी डाउट रहेगा वो मैंने कहा डियर बाद में मैं डिस्कस करना, अभी फिलहाल हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बाद में ही बच्चे देखते हैं, ये पेड कोर्स में भी जाता है सभी को। सो इसलिए अभी हम लोग जो भी आपका डाउट है वो सभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको नंबर दे दिया, वहां पे आप पूछ लेना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे सी आंसर आ रहा है, राइट, वेरी गुड। सी आंसर आएगा क्या सच में? सी आप बोलो, हर्ष आपने सी कहा है, सोच के बोलो। रिवर्स पोलैरिटी का बात करा गया, ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी का बात कर रहे हैं। रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड का पूछा गया है, इलेक्ट्रोड मेरा किससे कनेक्टेड होता है? तो वर्कपीस यहां पे कहा गया है, वर्कपीस स्ट्रेट में इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिक वर्कपीस इज पॉजिटिव। सच में क्या? चलो पहले आंसर देने से पहले मैं आपको पहले समझाता हूं, तब देखो यहां से, देखो यहां से आंसर क्या होगा। नहीं डियर, जितेंद्र आपका भी ए जो है वो गलत है और हर्ष आपका भी गलत है। देखो थोड़ा सा आप देखो यहां पे आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, है ना, DCEN कहते हैं इसको, DCEN। और ये AC में नहीं होता, DC में ही होता है, स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कहां पे ये देखने को मिलता है, ये आपको डायरेक्ट करंट में यानी DC में ही देखने को मिलता है। तो DC मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट करंट। E4 हो गया इलेक्ट्रोड और नेगेटिव, यानी यहां पे नेगेटिव N4 हो जाता है, यहां पे क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव यहां पे क्या, इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, इलेक्ट्रोड यहां पे नेगेटिव है। आप देख सकते हो ये वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन में इधर आपका पॉजिटिव दिया गया, इधर आपका नेगेटिव दिया गया है। तो नेगेटिव से देखो कनेक्टेड क्या, नेगेटिव से कनेक्टेड आपका क्या, इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव से कनेक्टेड है। और वहीं आपका ये वर्कपीस है, वर्कपीस से सीट मेटल है जिसमें वेल्डिंग किया जा रहा है, तो ये जो आपका है पॉजिटिव पार्ट लगा हुआ इससे। तो यानी कि यहां पे देखोगे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव में, इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव कनेक्टेड है और वर्कपीस पॉजिटिव है, तो इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, बताओ यहां पे। इसको जो हम लोग कहते हैं, अगर मान लो मेरा यहां पे इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से, इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तब इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ये हो जाएगा DCEN, है ना, DCEN आ जाएगा। और वही DCEP में देखो यहां पे अगर बात करेंगे DCEP, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इस बारी जो है वो इलेक्ट्रोड क्या है मेरा, पॉजिटिव है, यानी ये जो है दिस इज योर पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव भाई, इलेक्ट्रोड मेरा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड इस बारी में पॉजिटिव लिया। तो अगर मेरा इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव में जोड़ दिया हूं, पॉजिटिव से जोड़ दिया हूं इलेक्ट्रोड को, तो वर्कपीस मेरा किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। यहां तो पॉजिटिव कनेक्टेड था तो नेगेटिव से कनेक्ट होगा, राइट। तो यानी कि यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा यहां पे डी नंबर, है ना। तो रिवर्स पोलैरिटी में क्या हो जाता है, इन केस ऑफ रिवर्स पोलैरिटी इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है ये कनेक्टेड रहता है टू दी पॉजिटिव, एंड वर्कपीस जो होता है वो नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है। समझ गए मेरी बात कि नहीं, वर्कपीस नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है। तो यहां पे देखो पहला वाला जो आपने देखा था वो वर्कपीस मेरा किससे, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और इस वाले में देखोगे ये मेरा जो वर्कपीस है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो यहां पे आप देखोगे सेकंड नंबर देखो, वर्कपीस से किससे कनेक्टेड है, आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट, स्ट्रेट पोलैरिटी। तो अब आप लोग को यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो रिवर्स पोलैरिटी में क्या समझे कि अगर मैं वर्कपीस का बात कर लेता हूं तो वर्कपीस जो हो जाता है वो कनेक्टेड किससे हो जाता है, मेरा नेगेटिव से हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और वहीं अगर बात करेंगे इलेक्ट्रोड का, तो इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड रहता है वो किससे कनेक्टेड रहता है, मेरा पॉजिटिव से कनेक्ट रहता है। तो रिवर्स, स्ट्रेट में याद रखना कि स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वर्कपीस है जिसको हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। तो स्ट्रेट में याद रखना कि स्ट्रेट पोलैरिटी का बात करेंगे तो इस केस में मेरा जो वर्कपीस होगा वो हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, है ना, वो हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, समझ गए। और जो मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगा वो हो जाएगा मेरा नेगेटिव। तो स्ट्रेट मतलब सीधा, यानी मेरे लिए वर्कपीस इंपॉर्टेंट है, वहां पे वेल्डिंग करना है ना, वहां पे वेल्डिंग करना है, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा, यानी ज्यादा हीट जो मिलेगा वो मेरा वर्कपीस में मिलेगा,
कम जो हीट रहेगा वो मुझे इलेक्ट्रोड में मिलेगा, यानी जल्दी वर्कपीस जो होगा मेरा मेल्ट करेगा, है ना। इसीलिए देखोगे यहाँ पे नीचे देखो DCEP, अब यहाँ पे क्या समझे, DCEP मतलब रिवर्स का बात करा गया, रिवर्स पोलैरिटी का बात करा गया। और ये नीचे देखोगे DCEN है, यानी इलेक्ट्रोड नेगेटिव, मेरा इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव है, यानी वर्कपीस पॉजिटिव होगा यहाँ पे, है ना। यानी क्या होगा, स्ट्रेट पोलैरिटी हो गया, ये स्ट्रेट पोलैरिटी। तो स्ट्रेट पोलैरिटी यानी कि वर्कपीस जो होगा यहाँ पे, ये मेरे यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इस केस में देखते तो कुछ इस तरह से आपको जो है वेल्ड बीट देखने को मिलता है। और अगर मेरा वर्कपीस जो मेरा यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता, तो उस केस में ऐसा कुछ वेल्ड बीट देखने को मिलेगा, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस आगे करेंगे, इन दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज कहां पे क्या क्या यूज करते हैं। अच्छा, फिर भी अगर इन जनरल आप जानना चाहते हो कि रिवर्स पोलैरिटी का यूज कहां कहां करते हैं, इसके बारे में बता देता हूं। तो पहली बात ये हम लोग यूज करते हैं नॉन फेरस के लिए, नॉन फेरस के लिए जो भी मेरा नॉन फेरस मेटल होता है वहां पे ना हम लोग रिवर्स पोलैरिटी का यूज करते हैं, है ना। क्योंकि देखो यहां पे हम लोग वर्कपीस को नेगेटिव मान के चले हैं, वर्कपीस को नेगेटिव मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो मेरा फेरस रहेगा वहां ज्यादा हीट चाहिए होता है, मेटल वर्कपीस में ज्यादा चाहिए था ताकि उसको गलाना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा नॉन फेरस है उस केस में मेरा इलेक्ट्रोड में ज्यादा हीट चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल वगैरह का यूज करते हैं उसको मेल्ट करके वेल्डिंग करना। तो दैट्स वाई हम लोग नॉन फेरस में रिवर्स पोलैरिटी का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीट कहां मिलेगा, ज्यादा हीट मेरा मिलेगा इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो वहां ज्यादा हीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं। और साथ ही साथ नॉन फेरस में भी अधिकतर पूछा जाता है कहां पे, तो कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन में इसका यूज किया जाता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, है ना। और खासकर और एक चीज, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर्स पोलैरिटी का यूज कहां पे करते हैं, और एक क्वेश्चन तो याद रखना, जैसे कोई मान लो आप कर रहे हो इलेक्ट्रोड का यूज और हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड। समझना मेरी बात, है ना, समझना मेरी बात। मान लो कोई इलेक्ट्रोड आपने लिया है, इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड के ऊपर बहुत ही हेवी कोटिंग की है। अब हेवी कोटिंग की है तो ज्यादा हीट चाहिए होगा, तब जाके मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोड मेल्ट करेगा, और कोटिंग को भी तो मेल्ट करना पड़ता है, कि कोटिंग उसको बचाता है, इन्वायरमेंट से भी बचाता है, और वो मेरा स्लैग भी बनाता है ना। तो उस कोटिंग को भी मेल्ट करना, इलेक्ट्रोड भी मेल्ट करना, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो अगर मेरा हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग किया गया फ्लक्स वगैरह का, उस केस में हम लोग इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ताकि पॉजिटिव मतलब यहाँ पे हीट जो मुझे मिलेगा, हीट एनर्जी वो ज्यादा रहेगा और इसको मेल्ट कर पाएगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, है ना। इसके अलावा अगर पोजीशन पूछ दे कि रिवर्स पोलैरिटी का यूज हम लोग किस तरह का पोजीशन वेल्डिंग के लिए करते हैं, तो याद रखना हम लोग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड तीनों तरह का, चाहे मेरा हॉरिजॉन्टल का बात करा जाए, है ना, हॉरिजॉन्टल का वेल्डिंग आप कर रहे हो, या फिर वर्टिकल कर रहे हो, या फिर आप ओवरहेड कर रहे हो, इन तीनों तरह के वेल्डिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर माय पॉइंट और, जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसमें ज्यादा हीट देखने को मिलता है, कितना, 2/3 1/3। तो यहां पे आपको हीट जो मिलता है इस बार 1/3 मिलता है, और यहां पे आपको हीट कितना मिलता है, 2/3। 1/3 मतलब परसेंटेज में बोलेगा तो 33.3% ऐसा कुछ मान लेना, या 4%। और यहां पे अगर 2/3 बोले तो 66.6%। यानी ज्यादा हीट कहां मिल रहा, ज्यादा हीट मेरा इलेक्ट्रोड में, इसीलिए हेवी कोटेड का, नॉन फेरस में कास्ट आयरन का, इस तरह का चीजों में यहां पे डिस्कस करा गया है। ठीक है, यहां से चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे अगर अब क्वेश्चन आए तो मुझे नहीं लग रहा कि आप जो है वो क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो अभी क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस कर दिया, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही हम लोग का यही है। आज का टॉपिक हम लोग का क्या, आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाने वाला इक्विपमेंट, है ना, इलेक्ट्रोड टाइप एंड इलेक्ट्रोड का मटेरियल और फ्लक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहां पे देखो, अब जो हीट जनरेट होता है ना, वो हीट कितना होता है, जैसे हाई हीट अभी हम लोग बात किए थे कि रिवर्स पोलैरिटी में ज्यादा हीट मिलता है मुझे इलेक्ट्रोड में, तो जो हीट वो होगा उसका कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन यहां पूछा गया है। हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो मेरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वहां जो मेरा हीट जनरेट होता है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। जहां पे आई बोल दिया गया करंट है, आर जो है रेजिस्टेंस है ना, ऑफ एरिया बिंग वेल्डेड, जहां वेल्ड करा गया उसका रेजिस्टेंस है, और टी मेरा टाइम है ना, जिससे मेरा क्या हो रहा, करंट मेरा फ्लो हो रहा है जिस टाइम से। तो बताना यहाँ पे कि कैसे हम लोग हीट जनरेशन कितना हुआ है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, हाउ कैन वी कैलकुलेट, है ना, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करा जाएगा, इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
देखो ज्यादा डेप्थ तो इतना नहीं है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, तो बेसिक बेसिक चीज है ना। स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होता है, रिवर्स। आप सेशन देखो ना, बस कंप्लीट सेशन देखो। अभी कई बारी में इतना बारी आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगा ना, देखो आपको रिवीजन भी करने का जरूरत नहीं है। मेरा सेशन देखोगे तो मैं आपका पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और रिवीजन भी करवाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इससे रिलेटेड जई बारी आएगा ना स्ट्रेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी, मैं आपको रिवीजन करवाते चलूंगा, है ना, कि स्ट्रेट पोलैरिटी में ये होता है, रिवर्स में ये होता है। अभी रिवर्स के बारे में बहुत सारा बात बता दिया, स्ट्रेट आएगा तो स्ट्रेट के बारे में बता दूंगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एंड ऑफ द क्लास होते होते आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, है ना। 10 बारी में बता दूंगा ताकि आप चीजों को याद हो जाओ। चलिए बताइए, एनीवन इसका आंसर देना कोई चाहेंगे, बताइए। तो ड्यू टू रेजिस्टेंस के वजह से जो हीट मेरा जनरेट होता है, जो हीट मेरा जनरेट होता है किसके वजह से, ड्यू टू रेजिस्टेंस, है ना, इन दी वर्कपीस, तो वो कितना हो जाता है, वो हम लोग निकालते हैं H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। क्या निकालते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे यहां पे, डी विल बी द करेक्ट आंसर, आई स्क्वेयर आर टी, जहां पे आई करंट है, आर में रेजिस्टेंस है और टी इज दी टाइम हो जाता है। ठीक है। और एक मैं आपको कहा था कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में एक इंपॉर्टेंट यहां से पॉइंट याद रखना, कि आपको अगर पूछेगा कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग, है ना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में एक क्वेश्चन पूछा जाता कि बताइए करंट ज्यादा लेते हैं या वोल्टेज ज्यादा लेते हैं। मैं आपको बहुत बारी बोला हूं, फिर से बता दे रहा हूं, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, है ना, और नॉट ओनली दिस वेल्डिंग, अधिकतर में, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का बात करें, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो हम लोग करंट लेते हैं ना, करंट बहुत ज्यादा लेते हैं। करंट आपका क्या लेते हैं, वेरी हाई लेते हैं, बहुत ज्यादा, वेरी हाई लेते हैं, है ना। और वहीं अगर बात करा जाए वोल्टेज का, तो वोल्टेज जो लेते हैं वो लो ले रहे, ये भी मैं आपको बहुत बारी बोला हूं, है ना, वेरी लो ले लेके चलते हैं। वेरी लो बोले तो कितना सर, एक अप्रोक्स आप आइडिया मेरे को बता दो, तो वही बता रहा हूं, अप टू ये चल जाता, आप मान सकते हो एम्पियर में अगर बात करा जाए तो 1 लाख के आसपास, है ना। ठीक है, 10,000 एम्पियर, 1 लाख नहीं, 10,000 एम्पियर होता मैक्सिमम हो जाता है ना, 10,000 एम्पियर तक चल जाता है। लेकिन हाँ चलो हाईएस्ट रेंज ही लेके चलो, 10,000 से लेकर 1 लाख तक जाता है, तो आप 1 लाख ही मान के चलो, 1 लाख ही मान के चलो, हाई रेंज ही लेके चलो आप, है ठीक है, हाई रेंज ही लेके चलो। हाँ ठीक है, तो लगभग आप देख सकते हो कि 1 लाख एम्पियर तक, है ना, ये 20-30 हजार से तो स्टार्ट ही होता है, इसीलिए मिनिमम था, मैक्सिमम याद रखो, अप टू लिख देता हूं, इसीलिए अप टू लिख देता हूं, चलो अप टू, है ना, अप टू 1 लाख एम्पियर, इतना तक करंट डेवलप होता है। अगर जैसे मैंने कहा वोल्टेज बहुत कम, तो वोल्टेज बहुत कम, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक वोल्ट भी नहीं लिया जाता है, यानी 0.5 से स्टार्ट होता है, 0.5 से मैक्सिमम जाता है 10 वोल्ट तक। तो सोचो कहां मैक्सिमम ले रहे हैं यहाँ पे 10 वोल्ट, और कहां पे चल रहा है 1 लाख एम्पियर तक का यूज किया जाता है करंट का। तो याद रखना कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ज्यादा करंट का यूज करते हैं, वोल्टेज का कम यूज किया जाता है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है, जैसे इसमें हम लोग कोई फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, कोई भी फिलर मटेरियल, है ना, फिलर मटेरियल, MATERIAL, नॉट यूज। क्यों, क्योंकि यू नो दैट कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में करते क्या है, एक को हम लोग फिक्स रखते हैं, रेजिस्टेंस में आपको मैंने कहा था, है ना, फ्रिक्शन वेल्डिंग, वो तो चलो फ्रिक्शन में एक को फिक्स रखते हैं, दूसरा को रोटेट कराते हैं। फ्रिक्शन में दोनों के बीच में करंट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, है ना, करंट के प्रोड्यूस करने की वजह से वो क्या हो जाता है, हीट करता है, हीट की वजह से प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो मेरा मेल्ट कर जाता है। समझ गए, क्या करता है, दोनों को सामने सामने लाते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे हीट जनरेट होता है, जैसे मैंने कहा आई स्क्वायर आर टी जनरेट हुआ, ड्यू टू रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट हुआ, और उसके वजह से फिर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब वो मेल्ट होने लगता है प्रेशर अप्लाई करके जॉइंट हो जाता है। तो कोई फिलर मटेरियल जरूरत पड़ता ही नहीं है, और ना ही नॉट ओनली फिलर मटेरियल, यहां पे हम लोग कोई फ्लक्स का भी यूज नहीं करते हैं, है ना, नो फ्लक्स इज यूज, किसी तरह का कोई फ्लक्स नहीं यूज करते हैं। और ना ही जैसे और एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सील्डिंग गैस, अधिकतर देखोगे ऑक्सीएसिटिलीन देख लो, TIG MIG, सील्डिंग गैस का यूज किया जाता है ना। तो क्या इसमें कोई सील्डिंग गैस यूज करते हैं, देयर इज नो सील्डिंग गैस जो इसको बचाता है, तो देयर इज नो सील्डिंग गैस, नो सील्डिंग गैस, यानी सील्ड करने के लिए, इसको बचाने के लिए किसी तरह का कोई भी गैस का यूज नहीं किया, नो सील्डिंग गैस इज यूज्ड। ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको पढ़ाई नहीं करना रहता है, उनको बस चाहिए होता है सर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, टाइम बर्बादी आप कर रहे हो, क्वेश्चन को आंसर दो और आगे बढ़ो। तो प्लीज आप लीव कर जाओ लाइव सेशन में, फिर आपके लिए नहीं है।
और मुझे नहीं लग रहा कि आप सच में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। आपको अगर ऐसा लगता है ना माय डियर स्टूडेंट कि सर आंसर दो और आगे बढ़ो, तो ये तो काम आप खुद ही कर सकते हो। मेरा बात समझना, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं ये बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये जितना मैंने कहा, आप देखो रेजिस्टेंस वेल्डिंग से रिलेटेड आपको कितना क्वेश्चन पता चला। भले मैं एक क्वेश्चन का आंसर दिया, लेकिन रेजिस्टेंस वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग सिल्डेड गैस का यूज नहीं किया जाता, एक क्वेश्चन बना। इसमें फ्लक्स यूज नहीं करते हैं, 2 क्वेश्चन बना। फिलर मटेरियल भी यूज नहीं करते, 3 बना। करंट हाई यूज करते हैं, 4 बना। वोल्टेज कम यूज करते हैं, 5 बना। अगर कभी ये पूछते कि कितना करंट तक यूज कर सकते हैं, कितना वोल्टेज तक, तो 8-9 बन गया। और साथ ही साथ जो हीट प्रोड्यूस होता है ये क्या होता है, तो किस फॉर्मूला से, आई स्क्वायर आर टी, किसके वजह से होता है, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस के वजह से होता है ना, हीट जनरेशन होता है। तो देखो यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन बन गया। यानी मैं चाहता हूं कि एक टॉपिक जो आया उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सब मैं आपको बता दूं। तो अगर आप सच में क्वालिफाई करना चाहते हो तो इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको बस इसका आंसर चाहिए और आगे बढ़ जाओ, तो ये तो आप खुद ही ले लो, है ना। आप जाओ, 1000 बुक मिल जाएगा, पीवाईक्यू बुक मिल जाएगा आरआरबी जेईई का मार्केट में, आप लो, रट लो पूरा। इसका ए का बी, बी का डी से रट लो। रटने से एग्जाम अगर निकलता है ना डियर, तो लाखों बच्चे अप्लाई किए हैं, है ना। सब 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक बच्चे अप्लाई करता है आरआरबी में, सबका क्वालिफाई हो जाना चाहिए। फिर क्यों होता है 1000 में? सीट तो 1000 का ही रहता है, क्यों नहीं हो पाता? पढ़ाई आपको क्या लगता है पढ़ाई आप ही कर रहे हो? सब करता है यहाँ पे। चलो 50% नहीं करता, लेकिन 50% बच्चे जो है करते जरूर हैं। 20% तो जरूर सीरियस है। 20% भी करता हूं फिर भी 2-3 लाख हो जाता, उतना बच्चा तो सीरियस रहता ही। लेकिन फिर भी 2-3 लाख का बात, यहाँ पे 10,000 बच्चा क्वालिफाई नहीं होता, है ना। तो बात यह है कि ढंग से पढ़ना, स्मार्ट वे में पढ़ना, एक चीज जो आप टॉपिक है उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ना, तब जाके आगे बढ़ोगे तो ये काम आता। भले कम टाइम, ज्यादा टाइम लेगा, कम चीज समझ, लेकिन जो चीजें समझोगे उससे क्वेश्चन फंस ही जाएगा। आप देखो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्वेश्चन अगर आएगा फंस जाएगा, सारा मैंने बात बता दिया। तो उस तरह से पढ़ना है, तब आप सेशन में बने रहो, है ना। चलिए देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर रिक्वायर्ड। देखो अमीटर यानी करंट का बात करा गया, मैंने कहा था हाई करंट का यूज करते हैं। देखो आगे क्या कहा गया, करंट रिक्वायर्ड, एमीटर यानी करंट में मेजर करते हैं, रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ 3 एम्पियर इन इट्स कॉइल टू प्रोड्यूस अ चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर बाय 12 mm। तो इसके लिए कहा गया, अच्छा यहां पे एक फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, सेंसिटिविटी का बात करा गया है, ठीक है। सेंसिटिविटी जो होता है वो क्या होता है, देखो पहले मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूं। पहले सेंसिटिविटी जो होता है ना, ये हो जाता है डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, डिफ्लेक्शन। तो ये याद रखना, पहली बात तो ये आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। मैं कई बार बोला हूं, जो भी चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा, जो आपके नोट्स में चाने के बेच में जो नहीं पढ़ा है वेल्डिंग में, तो उस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, सेंसिटिविटी, क्योंकि आरआरबी में पूछा गया है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आरआरबी में पूछा गया वो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। बस ये अगर आपको पता रहेगा तो यू कैन इजिली कैलकुलेट, बिकॉज डिफ्लेक्शन मतलब क्या बोला गया, कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो डिफ्लेक्शन, जो चेंज इन डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कितना का रहा, 12 mm का रहा। तो बस यहाँ पे आपने 12 mm करा, तो mm में ही आंसर लाना, mm पर एम्पियर में ही आंसर आता, तो mm आपने ऊपर में आया, और नीचे में एम्पियर करंट आपको 3 में दिया गया बस। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था। तो 4 यहाँ पे एम्पियर जो आंसर आ जाएगा, 4 mm पर एम्पियर। तो इस बेसिस पे क्या हो रहा है, करंट रिक्वायर्ड पड़ेगा, यानी कि 4 mm पे 1 एम्पियर का करंट रिक्वायर्ड पड़ेगा। समझ गए, यानी कि 4 mm को वेल्डिंग करने के लिए जितना करंट का रिक्वायर्ड पड़ेगा वो 1 एम्पियर का। यानी कि अगर आप 1 एम्पियर दोगे तो 4 mm तक वो मेरा क्या कर देगा, वेल्डिंग करने में हेल्प करेगा। उसको मेल्ट करा जा रहा है, हीट प्रोड्यूस करा, जो भी कर रहा है। समझ गए, चलिए समझ गए। सो दैट इज द आंसर। तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू नो और रिमेंबर, राइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरी सिली क्वेश्चन है ये, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये तो 6-7 क्लास का बच्चा भी दे देगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके वजह से मेरा करंट फ्लो करता है, डिफरेंस की वजह से, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको वोल्ट कहा जाता है, ऑब्वियसली बात है, ये मेरा वोल्ट है ना। जो कि अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का स्केलर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखना, क्या होता है मेरा, एक तरह का ये स्केलर क्वांटिटी होता है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड रहता है, लेकिन वही अगर वेक्टर क्वांटिटी का बात करेंगे तो इसमें मेरा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। तो ये मेरा जो है एक तरह का स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं, चलिए, है ना। और हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता क्या, अगर आप फॉर्मूला जानना चाहोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन चार्ज। ठीक है, यानी कि टोटल एनर्जी
यूनिट चार्ज जो मेरा पोजेस करेगा किसी भी आउटर सरफेस में, उसके बारे में बात करा गया है। तो दिस इज एनर्जी अपन चार्ज आ जाता है, ऐसा आपका वोल्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आगे क्वेश्चन में कहा गया कि आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग सेट होता है, ये हम लोग उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं। आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, या एसी या डीसी दोनों दे सकते हैं, या फिर स्टोर वेल्डिंग टूल्स। तो ये स्टोर वेल्डिंग टूल के बारे में तो नहीं है, आंसर यहाँ पे एसी या डीसी के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, देखो आर्क वेल्डिंग है तो आर्क वेल्डिंग में मेरा करंट का भी जरूरत पड़ता है और वोल्टेज का भी जरूरत पड़ता है ना। करंट अमाउंट पे करंट चाहिए और वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, तब जाके मेरा सही तरह से आपका आर्क वेल्डिंग हो पाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एसी भी यूज कर सकते हो, डीसी भी यूज कर सकते हैं, तो आंसर इसका डीसी हो जाएगा। एसी भी आप यूज कर सकते हो, डीसी सप्लाई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और जिसके थ्रू से ये करंट प्रोवाइड किया जाता है वो मेरा होता क्या है, वेल्डिंग मशीन कहलाता है। वेल्डिंग सेट पूरा का पूरा, जो जैसे अभी मैं आपको फिगर एक क्वेश्चन दिखाया था ना, एसी डीसी जो बताया था, डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डायरेक्ट करंट, ये जो है ना, ये आपका क्या वेल्डिंग मशीन है। लेकिन इसके लिए जितने भी इक्विपमेंट और लगा हुआ है उन सबको अगर ऐड कर दिया जाए ना, तो वो सब का सब क्या कहलाएगा, ये सब का सब मेरा कहलाएगा क्या, ये सब का सब मेरा कहलाएगा आपका वेल्डिंग सेट। जैसे वेल्डिंग सेट में क्या क्या आ जाएगा, आपका वायर भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोड भी आ जाएगा, है ना, ये वर्क क्लैंप भी आ जाएगा, हॉजेस भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सब मिलके वेल्डिंग सेट कहलाएगा, है ना। वेल्डिंग करने के लिए सारे चीजों को हम लोग सेट करते हैं, सिंपल सा बात है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा एसी एंड डीसी दोनों का जरूरत यहाँ पे पड़ता है, बोथ टाइप। क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस कि आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग सेट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है एसी एज वेल एज डीसी। देखो थोड़ा यहाँ पे कहा गया है एसी वेल्डिंग के बारे में और डीसी आर्क वेल्डिंग के बारे में। एसी में क्या करा जाता है, ऑब्वियसली बात है ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। तो प्राइमरी ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम लोग देंगे करंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, फिर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी कम रहता है सेकेंडरी में जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज मेरा क्या हो जाता है, आप कम ज्यादा ये कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, उस बेसिस पे, है ना। ऑब्वियसली बात है वेल्डिंग आप करो, जैसे अभी हम लोग बात किए थे करंट ज्यादा चाहिए था, वोल्टेज कम होता, तो वो आप कर लेना उस बेसिस पे। और अगर मैं डीसी करंट का बात करता हूँ तो पावर इन होता है मोटर में, फिर मोटर के बाद ये जाता शाफ्ट कपल में, शाफ्ट कपल के बाद जाता जनरेटर में, और जनरेटर के बाद ये आउटपुट मेरा करके देता है वोल्टेज को, राइट। तो कुछ डीसी का बात करा गया ना, तो डीसी के केस में आपको यहाँ पे पावर मोटर, फिर शाफ्ट, और फिर आपका जनरेटर के थ्रू आउटपुट होता है। यहाँ पे केवल प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बाद आप स्टेप अप या स्टेप डाउन, डिपेंड अपॉन आप वोल्टेज ज्यादा चाहिए कम चाहिए, आप वेल्डिंग का यूज करते हो, ठीक है। तो वही बात करा गया एसी वेल्डिंग वर्सेस डीसी वेल्डिंग। इसमें डीसी पावर सप्लाई होता है, इसमें आपका एसी पावर सप्लाई किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कहा गया इन डीसी वेल्डिंग द स्ट्रेट पोलैरिटी। अभी हम लोग बात किए थे डीसी में हम लोग दो तरह का यूज करते हैं, DCEN एंड DCEP। मैंने कहा था क्या यूज करते हैं, DCEP। तो यहां पे जब मैंने कहा था कि DCEP यानी कि N4 है नेगेटिव और P4 है पॉजिटिव, है ना, और E4 है क्या, E4 दोनों साइड में क्या हो गया, E4 हो गया इलेक्ट्रोड, E4 इलेक्ट्रोड हो गया। तो देखोगे यहां पे कि भाई पहला वाला में DCEN में इलेक्ट्रोड मेरा नेगेटिव है, यानी कि इस केस में क्या होगा, मेरा वर्कपीस जो रहेगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। तो वर्कपीस अगर पॉजिटिव है तो इसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेट, क्या कहेंगे इसको हम लोग, स्ट्रेट पोलैरिटी कहेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था, क्योंकि भाई वर्कपीस पॉजिटिव तो स्ट्रेट। यहां पे मेरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है ना, आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, यानी यहां पे मेरा वर्कपीस क्या आ जाएगा, वर्कपीस मेरा नेगेटिव, यानी ये क्या हो गया मेरा रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी हो गया। क्लियर, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। तो कहा गया डीसी बिल्डिंग में स्ट्रेट पोलैरिटी, तो अभी ऐसी बात है, बात करेगा सर स्ट्रेट पोलैरिटी में तो वर्कपीस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोड का बात करता है, इलेक्ट्रोड क्या EN इलेक्ट्रोड नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रोड नेगेटिव रिजल्ट इन। अच्छा तो कहा गया, चलो ये तो कहा दिया है, देखो स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, यानी वर्कपीस क्या होता है मेरा, वर्कपीस मेरा होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड मेरा क्या होता है नेगेटिव होता है, ये तो बोल दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा बताओ यहाँ पे पेनिट्रेशन मेरा लो होगा या लो डिपोजिशन रेट होगा, या फिर लेस हीट ऑफ वर्कपीस होगा, या फिर स्मॉलर वेल्ड पूल होगा, बताइए एनीवन जो इसका आंसर देना चाहेंगे। तो भी ऐसी बात है, यहाँ पे आपको पेनिट्रेशन डिपोजिशन जो रेट रहेगा वो आपको कम देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए कि अगर मैं यहाँ पे क्या बात करता हूं कि मान लो मेरा वेल्डिंग मशीन है ना, और मेरा ये पॉजिटिव और नेगेटिव में रख दिया हूं, है ना, ये क्या मेरा मशीन है, वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन है, और मैं यहाँ पे क्या करता, चूंकि स्ट्रेट पोलैरिटी लिया गया तो इलेक्ट्रोड मेरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड मेरा नेगेटिव रहेगा, तो ऐसा कुछ मेरा इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या है,
इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड हो गया ये, और नीचे हो गया मेरा वर्कपीस, वर्कपीस मेरा पॉजिटिव से जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव से जुड़ गया, ये मेरा नेगेटिव से जुड़ गया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ज्यादा हीट कहाँ मिलेगा, तो सर ज्यादा हीट जो मिल रहा वो तो ज्यादा हीट मिल रहा मुझे वर्कपीस में, वर्कपीस में मोर हीट मिलेगा, मोर हीट मिलेगा। अगर वर्कपीस में ज्यादा हीट मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन का अगर बात करें, पेनिट्रेट ज्यादा करेगा, वर्कपीस को पेनिट्रेट ज्यादा करेगा। लेकिन डिपोजिशन, डिपोज मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये जो इलेक्ट्रोड मेरा, ये इलेक्ट्रोड मेरा मेल्ट होकर गिरेगा, तो उसका तो रेट कम ही रहेगा। ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड मेल्ट होके जो मेटल का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोड से, जैसे मेल्ट होके और धीरे धीरे बूंद बाय बूंद मेल्ट होके गिरते रहेगा, तो वो बहुत ही स्लो होगा। इलेक्ट्रोड का जो मेरा डिपोजिशन रेट रहेगा, डिपोजिशन रेट है ना, डिपोजिशन रेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी लो रहेगा। ये क्या रहेगा, बहुत ही कर धीरे धीरे, क्योंकि ज्यादा हीट यहाँ पे है ही नहीं, इलेक्ट्रोड में बहुत ही कम हीट है ना, वेरी लो हीट है, लो हीट, लो एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है। लो एनर्जी बोलोगे आप, या फिर आप लो हीट भी बोल सकते हो। तो लो एनर्जी की वजह से धीरे धीरे मेल्ट होगा। लेकिन वर्कपीस में ज्यादा है तो यहाँ पे पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, तो लो पेनिट्रेशन नहीं होगा, इस केस में हाई पेनिट्रेशन रेट होगा। तो दैट्स व्हाई बी विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ आ रहा ना, यहाँ हीट समझना, जहां ज्यादा हीट वहां ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट छेद ज्यादा करेगा, ज्यादा मेल्ट करेगा। लेकिन डिपोजिशन, डिपोज हो रहा, डिपोजिशन है ना, तो डिपोजिशन कम होगा, डिपोजिशन इलेक्ट्रोड से वर्कपीस तक जो आ रहा है मेरा, उसका बात करें, वो मेरा कम ही रहेगा। तो दैट्स वहां पे बी होगा। समझ गए, ठीक है। क्योंकि अब अगर हीट के बेसिस बात कर रहा हूं तो 1/3 जो हीट है वो कहां पे मिलेगा मुझे, इलेक्ट्रोड में, और वर्कपीस में मिलेगा कितना मिलेगा, 2/3, या वही मैंने कहा था 66.6, और यहाँ पे 33.3% आपका हीट मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ 33.3% आपका हीट मिल रहा है ना। जबकि यहाँ अगर बात करा जाए वर्कपीस में तो 66.6% आपका मिल रहा है, यहाँ पे हीट मिल रहा है, ज्यादा हीट, तो ऑब्वियसली बात है कम डिपोजिशन देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए, जिसके बारे में यह मैं आपको समझा चुका हूं। ओके, बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग आई नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, देखो वेल्डिंग जब आप करते हो, सो वेल्डिंग के टाइम पे आपको आंख को बचाना पड़ता है। अब आंख को बचाना क्यों पड़ता है, उसके लिए आप ये थोड़ा एनिमेशन देखो। आप यहाँ पे एनिमेशन देखोगे ना, तो एक ऊपर में देखोगे क्या लगा हुआ है, कि एग्जॉस्ट जैसा पाइप लगा हुआ है ना, एग्जॉस्ट पाइप है, एग्जॉस्ट फनल जैसा। ये जो फनल आप देख रहे हो ना, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे, सो ये एक एग्जॉस्ट का फनल है, ऐसा कुछ करके, क्या है मेरा एक फनल है ऐसा कुछ करके। ये फनल क्या कर रहा है, सारा एग्जॉस्ट गैसेस जो है ना, आई मीन एग्जॉस्ट गैस फ्यूम से कुछ आपका यूवी रेडिएशन निकलता है ना, कई सारा हार्मफुल गैस निकलता है, तो वो सबको क्या करता है, सक करता है, और पाइप है, और पाइप के थ्रू क्या करता है, ये बाहर निकलता है एनवायरमेंट में, फिर कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू जो भी गैसेस उसको हार्मफुल गैस को रिड्यूस करके फिर बाहर निकाला जाता है, राइट। सो यानी कि इसका मतलब ये रहा कि ये अगर आप इनहेल कर लेते हो, आपके अंदर चल जाता है ना, सांस के अंदर चल जाता है, सो फिर ये हेल्थ के लिए आपका बहुत डेंजरस हो जाता है, समझ गए, बहुत ही डेंजरस हो जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग को अपने आंख को बचाना पड़ेगा कि वो फ्यूम अगर अंदर चल गया तब भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो अगर आपके आंख तक आया तब भी आपको जलन हो सकता है। और नॉट ओनली, मैं गैस का एक बात किया, यहाँ पे सिर्फ क्या गैस आपको नजर आ रहा है, गैस के अलावे आप देख रहे हो ना चिंगारी बहुत सारा पैदा हो रहा है, वो चिंगारी बेसिकली मेटल का छोटा छोटा पीस है, आप देख रहे हो बहुत सारा छोटा छोटा मेटल का जो पीस है ना, वो भी फैल रहा है चारों तरफ से। वो भी मेटल का छोटा पीस अगर आपके शरीर में कहीं लग गया है ना, शरीर में लग गया, आंख में लग गया, तब भी आपका डैमेज कर जाएगा। इसीलिए आपको हैंड ग्लव्स भी पहनना है, आपको एप्रन भी पहनना है, हेलमेट भी पहनना है, आपका आई के लिए जो है वो भी पहनना है, यानी कि सारी चीज का रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ जाता है, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकता है। तो यानी कहने का मतलब कहा गया कि आई को क्यों बचाते, केवल आई का बात करा गया है, तो इंटेंस ग्लेरी यानी बहुत सारा रोशनी निकलता, बिल्कुल सही बात है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस वेल्डिंग रूम। इसके ऊपर क्वेश्चन है डियर, अभी आंसर मत बोलो, अभी कुछ क्वेश्चन जान लेंगे फिर आपका मजा कैसे आएगा। अभी एक्स्ट्रा इसीलिए मैं कुछ चीजें वही बताता हूँ जो चीजें अभी नहीं आया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा एक्सरे और गामा रेज, है ना, एक्सरे और गामा रे भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये आपके आंख के लिए ज्यादा खतरनाक होता है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, यूज करते हो, है ना। नॉट ओनली दिस, एक्सरे और गामा रे, बस यहाँ पे यही नहीं, यहाँ पे अगर बात लेता कोई टाइनी, है ना, टाइनी मेटल का पार्टिकल है, मेटल पार्टिकल है, उससे भी आंख को डैमेज हो सकता है ना। इंटेंस ग्लेरी भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, है ना, बहुत सारे यहाँ पे रोशनी निकलता है, ठीक है, चमकदार होता है, और कई सारा रेडिएशन निकलता है,
बहुत सारा आपको रेडिएशन भी देखने को मिलता है जो आपके हानिकारक होता है, यूवी रेडिएशन भी निकलता है, ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं। तो यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डी लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक का बात करा गया है ना। चलिए आगे बढ़े, ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर सेट, यानी कि डीसी वेल्डिंग के लिए जो डीसी सेट होता है ना, वेल्डिंग सेट पूरा को बात करा गया है। ये यूज किस में करते हैं, किस वेल्डिंग में हम लोग डीसी करंट का यूज करते हैं, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में, टीआईजी में, बॉथ में, या नन ऑफ द अबव में, बताइए। डीसी वेल्डिंग डायरेक्ट करंट, जैसे याद करो अभी जैसे मैंने कहा था ना, डायरेक्ट दो तरह का यूज कर सकते हैं, है ना। क्या, एक हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रोड नेगेटिव, और होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। एक बार क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव ले लेते हैं, एक बार इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव लेते हैं। तो इस बार इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव है, यानी वर्कपीस क्या आ जाता है यहाँ पे, वर्कपीस हो जाता है मेरा पॉजिटिव, है ना, वर्कपीस पॉजिटिव यहाँ हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोड को आपने नेगेटिव ले लिया है। तो यानी कि ये किसका बात करेगा, ये बात करेगा स्ट्रेट पोलैरिटी का, जैसे अभी मैंने कहा था स्ट्रेट पोलैरिटी का। और इस केस में देखो इलेक्ट्रोड मेरा नेगेटिव है, यानी इस केस में जो वर्कपीस मेरा है वो क्या है मेरा, वो मेरा नेगेटिव है। तो इस केस में क्या आ गया, ये कहलाता है मेरा रिवर्स पोलैरिटी, है ना। इसमें आपको ज्यादा जो है पेनिट्रेशन रेट कहां देखने को मिलता है, तो वर्कपीस जहां पॉजिटिव है, पेनिट्रेशन रेट यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा, हाई पेनिट्रेशन रेट देखने को मिलेगा, हाई पेनिट्रेशन रेट। लेकिन डिपोजिशन रेट लो डिपोजिशन देखने को मिलेगा, लो डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब क्या है कि अगर ये नीचे रहेगा वर्कपीस, और वर्कपीस में आपका ज्यादा हीट है, 2/3 ऑफ हीट है ज्यादा, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रोड है उसमें मुझे कम हीट मिलेगा, 1/3 हीट मिल रहा है इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड मेरा है आपका नेगेटिव है ना। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, इसलिए हाई पेनिट्रेशन रेट में कहा है, और लो डिपोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रोड से जो मेरा मेल्ट होकर वर्कपीस में आएगा वो बहुत कम रहेगा, यानी जो डिपोजिशन करेगा वो कम रहेगा। सिंपल यहाँ पे अगर बात करा जाए, ये मेरा इलेक्ट्रोड अगर मैं ले लिया और मेरा वर्कपीस ले लिया, इस बार मेरा वर्कपीस नेगेटिव है, यानी यहाँ पे आपका कम हीट मिलेगा, 1/3 हीट मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ज्यादा एनर्जी 2/3 मिलेगा, यानी इस बारी जो है वो हाई डिपोजिशन देखने को मिलेगा, हाई डिपोजिशन देखने को मिलेगा, और लो पेनिट्रेशन। इस बार पेनिट्रेट ज्यादा वर्कपीस को नहीं कर पाएगा क्योंकि लो हीट है ना, पेनिट्रेशन रेट यहाँ पे कम रहेगा। ये सभी चीजें बात है। बाकी मैंने कहा था रिवर्स के लिए कहाँ यूज करते हैं, कास्ट आयरन में यूज करा जाता है यहाँ पे, है ना, नॉन फेरस के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, ये सब याद रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आप लोग बोले, यहाँ पे बताइए इसका आंसर एनीवन। तो डियर ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग चाहे सबमर्ज रहे या टीआईजी रहे, दोनों में ही हम लोग डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं ना, दोनों में ही, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग रहे या टीआईजी रहे, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग रहे या टीआईजी रहे, दोनों में ही हम लोग यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आपके डीसी का। ठीक है, क्लियर, इस बात का ध्यान रखना। जैसे टीआईजी आता वही एक एमआईजी आता है, एमआईजी टीआईजी, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और टीआईजी मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है इन सब में, दोनों में ही, कि बताओ दोनों में जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं किसमें मेरा कंज्यूमेबल होता है, नॉन कंज्यूमेबल, टंगस्टन। तो टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो यूज करते हैं यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज किया गया है ना, वो मेरा कैसा नॉन कंज्यूमेबल होता है। कैसा होता है मेरा, नॉन कंज्यूमेबल होता है, कंज्यूमेबल हो जाता है। लेकिन एमआईजी में मेटल का होता है, वायर के फॉर्म में यूज किया जाता है। पहली बात इलेक्ट्रोड मेरा वायर के फॉर्म में होता है और मेरा कंज्यूमेबल होता है, मतलब वो मेल्ट कर जाता है क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना। फिर आप देखो दोनों में सील्डिंग गैस वगैरह रहता है, कॉन्टैक्ट, बाकी सब दोनों में गैस का यूज किया जाता है, इन्वायरमेंट के लिए बचाने के लिए यूज करा जाता है ना। समझ गए, ये सब तो बेसिक चीज है, यू शुड हैव टू नो, यू शुड हैव टू नो। और एक इंपॉर्टेंट क्या है, देखो टीआईजी में एक ध्यान दिए होंगे, टीआईजी में एक इस तरह का एक फिलर रड का भी यूज किया गया है ना, देख रहे हो। ये आपका क्या है कि वेल्डिंग आपका रड है जो यूज किया गया, जिसको फिलर रड भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस केस में मेरा इलेक्ट्रोड तो मेल्ट हो नहीं रहा, तो इसलिए फिलर रड का यूज करेंगे। ये क्या मेरा एक तरह का फिलर रड है, फिलर रड है जिसका यूज किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एमआईजी में, तो एमआईजी में खुद तो इलेक्ट्रोड ही मेल्ट हो रहा है, तो हम लोग विदाउट फिलर रड भी इसको यूज आराम से कर सकते हो। इसलिए अगर आप इन दोनों में ध्यान दे रहे हो, ये आपका एमआईजी है, इधर वाले फिगर में एमआईजी है और इधर आपका टीआईजी है। इन दोनों में एक कॉमन चीज है जो आप इस फिगर में भी कॉमन, अगर आप ध्यान दिए होंगे अभी तक तो नजर आया होगा। इन दोनों को अगर मैं अलग कर देता हूं तो बताओ तो क्या अंतर चीज है। जब आप टीआईजी में ध्यान देते होंगे तो टीआईजी में देखो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड आपका, ये आपका टॉर्च है ना, जहां से इलेक्ट्रोड आपका टॉर्च है पकड़ा हुआ, और इधर से एक पतला सा एक रड जैसा पकड़ा हुआ, यही क्या मेरा फिलर है, ये आपका फिलर रड है।
ये क्या है मेरा फिलर रड है या वेल्डिंग रड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टीआईजी के इसमें मेरा इलेक्ट्रोड तो मेल्ट करेगा नहीं, लेकिन जब एमआईजी को देखोगे तो एमआईजी में कोई भी फिलर रड का यूज नहीं करा गया, केवल और एक इलेक्ट्रोड ट्रॉच ही है जिसके हेल्प से कर रहा है। सिंपल नीचे में भी देख सकते हो ये आपका टीआईजी है, इस केस में भी देखो आपका इलेक्ट्रोड एक आपका यहाँ पे पकड़ा हुआ है इलेक्ट्रोड को, है ना, जो कि टीआईजी टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, जो यहाँ पे करंट वगैरह के थ्रू यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो पतला सा एक देख रहे हो यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ये क्या? दिस इज योर, फिर से यहाँ पे फिलर रड या फिर एक मेरा क्या है आपका एक वेल्डिंग रड पकड़ा हुआ है, ये मेल्ट करते जाता है और यहाँ पे भरते हुए जाता है, समझ गए। लेकिन एमआईजी में देखोगे केवल वेल्डिंग आपको एक बड़ा सा नजर आ रहा है। तो इन सब से भी आपको कॉमन चीजें जो है बेहतर चीजें समझ में आ रहा है, जो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहा गया विच वेल्डिंग सेट यूज फॉर स्टेबल आर्क। आर्क को अगर आपको स्टेबल रखना, जैसे आर्क तो प्रोड्यूस हो गया लेकिन आर्क कुछ देर के बाद खत्म भी हो सकता है, आर्क चिंगारी, जिसके वजह से मेरा या तो देखो आर्क जो प्रोड्यूस होता ना, आर्क जो प्रोड्यूस होता, मान लो ऐसे करके आर्क हो रहा है, इसी आर्क की वजह से या तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड खुद मेल्ट हो रहा है, या कोई फिलर मटेरियल है तो वो मेरा मेल्ट करते जा रहा है, या फिर वर्कपीस को आप मेल्ट कर रहे हो। तो ये सब कोई भी वो जो मेल्ट हो रहा है ये किसके वजह से? आर्क की वजह से हो रहा है। तो आर्क को स्टेबल यानी बनाए रखना है ना। स्टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना कि जॉब तो लग गया आपका, जॉब को स्टेबल भी रखना। ये नहीं कि आज आपका जॉब लगा, जैसे प्राइवेट जॉब में क्या होता है, आप अपनी जॉब करा, कोई चीज पसंद नहीं आया या फिर कुछ हुआ, वो आपको ज्यादा ही नीड बोल रहा है, 10 घंटा का काम करो, 12 घंटा का काम करो, कोई छुट्टी रहता है आपको हॉलीडे नहीं दे रहा, कोई इंपॉर्टेंट काम रहा तो दे नहीं रहा, तो आप करते नहीं हो, तंग आ जाते हो लाइफ से। फिर आपको समझ आता बाद में कि भाई गवर्नमेंट जॉब कितना इंपॉर्टेंट होता, तब आप मेहनत करते हो, राइट। तो यानी कि आपका स्टेबिलिटी वहां नहीं है, स्टेबल ढूंढते हो जॉब, इसीलिए जाते हो। तो यानी कि जॉब लगना बड़ी बात नहीं है, जॉब तो प्राइवेट में बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है, बात उस चीज का नहीं, स्टेबल वो नहीं होता है। कल का कोई भरोसा नहीं कि वो जॉब आपका रहे ना रहे, है ना। वो डायरेक्ट कुछ भी होता है, डायरेक्ट फायर आपको कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट वाला आपका रिस्क लेती है, मेडिकल का रिस्क लेती है ना, और कई सारा हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फ्यूचर का प्लानिंग हो गया, है ना, रिटायरमेंट का हो गया, बोनस वगैरह हो गया, छुट्टी का भी ध्यान रखती है। तो ये सब के वजह से क्या हो जाता है आपको उसी तरह से आर्क को स्टेबल बनाए रखने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग यहाँ पे अगर पहला बोलेंगे सर एसी का, तो एसी का तो कभी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एसी तो मेरा फ्लक्चुएट करते रहता है, तो आर्क स्टेबल नहीं। कभी आप जानते हैं ना, एसी हमेशा मेरा क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। अगर बल्ब आप जल रहा है ना, तो वो अगर मान लो बोल देते 50 हर्ट्ज है, तो पर सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एसी से तो बना नहीं पाएगा आर्क स्टेबल। तो आर्क स्टेबल के लिए हम लोग डीसी का ही यूज किया जाता है, डीसी जनरेटर सेट का यूज किया जाता है उस आर्क स्टेबल बनाए रखने के लिए, है ना। तो आर्क स्टेबल अगर बनाना है तो डीसी वेल्डिंग इज मोर प्रीफर देन दी एसी वेल्डिंग, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड या करंट दोनों का बात करा जाए तो मेरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस केस में क्या हो जाता है, मेरा मैग्नीट्यूड एंड जो आपका डायरेक्शन रहता है, आर्क का डायरेक्शन, आर्क का मैग्नीट्यूड, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वेरी नहीं करता है। जबकि अगर बात करते हैं एसी में, तो एसी में क्या होता है कि डायरेक्शन भी चेंज आपका करते रहता है ना, चेंज होते रहता है, और साथ ही साथ आपका मैग्नीट्यूड भी कम ज्यादा चेंज होता रहता है। ये दोनों का दोनों चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो इसलिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता आर्क स्टेबल बनाए रखने के लिए। इसलिए जहां भी आर्क को आपको यूज करना है, इसलिए आर्क वेल्डिंग में अधिकतर हम लोग डीसी का यूज किया जाता है। एसी का कर सकते हो, लेकिन वही चीज है, डिसएडवांटेज आपको सही तरह से वेल्डिंग नहीं हो पाएगा, है ना, कहीं ज्यादा मेल्ट करेगा, कहीं कम करेगा, इस तरह से। सो वो चीज है। ओके, अब कहा गया एसी डीसी रेक्टिफायर सेट इज प्रोवाइडेड। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर एक होता है, डिवाइस इक्विपमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है। सो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि एसी डीसी रेक्टिफायर का यूज क्यों किया जाता है और कहां करते हैं, प्रोवाइड कहां करते हैं, एसी करंट में, डीसी में, एसी डीसी दोनों में, या फिर स्टोर वेल्डिंग टूल्स में, बताइए। बताइए पहले आप लोग एक बारी मेरे को बताना कि रेक्टिफायर का यूज क्या होता है, कोई मेरे को बताना, व्हाट इज द यूज ऑफ रेक्टिफायर। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो याद रखना, रेक्टिफायर जो होता है वो मेरा अल्टरनेटिव करंट जो होता है एसी करंट, उसको मेरा कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट डीसी में, है ना, समझ गए। और नॉट ओनली दिस, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम है इसका, ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना, एसी टू डीसी में क्या करता है, मेरा कन्वर्ट करता है। लेकिन ये मेरा पावर सप्लायर की तरह, बैटरी चार्ज की तरह, है ना,
डीसी मोटर में भी यूज़ किया जाता है, मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता है यहाँ पे, समझ गए, समझ गए। बहुत जगह पे जो आपका देखते हो ना, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, टीवी हो गया, इन सब जगहों पे, कार का अल्टरनेटर हो गया वहाँ पे, है ना, एलईडी सर्किट हो गया, है ना, ऑडियो आपका एम्पलीफायर हो गया, रेडियो हो गया, इन सभी जगहों पे हम लोग कहीं ना कहीं इन सब का यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप देखो ना, पावर सप्लाई कर रहे हो आप, एसी दे रहे हो, डीसी से चल रहा है कोई चीज़ तो सप्लाई करना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन है, डीसी करंट से चलता है, एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। रेडियो है, एलईडी है, सब का सब जगहों पे हम लोग कहीं ना कहीं रेक्टिफायर का सेट की यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा आंसर, एसी एंड डीसी करंट दोनों में ही इसको प्रोवाइड किया जाता है, दोनों ही में ही इसको प्रोवाइड किया जाता है। सेशन को सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक भी करते रहेगा। ये आपका पूरा का पूरा जो है ना, दिस इज दिस सेट है ना, ये पूरा का पूरा वेल्डिंग मशीन सेट है, लेकिन इसी में आपका रेक्टिफायर भी रहता है, रेक्टिफायर का सेट आप बोल सकते हो पूरा, जिसमें हर एक चीज इंक्लूड है। चलिए, इन द इलेक्ट्रोड होल्डर, होल्डिंग जो मेड ऑफ, मैं आपको इलेक्ट्रोड होल्डर दिखा देता हूं। ये कुछ है इलेक्ट्रोड होल्डर, है ना, इलेक्ट्रोड को होल्ड किए रखता है। तो इसमें कहा गया जो आपका जो होता है, ये जो है ना, ये दिस इज जो ये जो है, ये किसका बना हुआ था, समझ गए, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड होल्डर में जो होल्डिंग जो रहता है ये किसका बना रहता है, कॉपर एलॉय का, स्टेनलेस स्टील का, कास्ट आयरन का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो पहली बात इसमें कुछ नाम याद रख लेना। एक तो हो जाता है यहाँ पे जो है ना, वो मेरा रिप्लेस, मतलब उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, है ना, तो रिप्लेस किया जाने वाला ये जो होता है। एंड ये आपका लीवर होता है जो कि रिलीज कर सकते हैं, मतलब यहीं दबाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है, कुछ ऐसा खुल जाएगा, है ना, जब इसको दबाया जाता है कुछ ऐसा अगर दब जाएगा तो, और जैसे इसको फिर छोड़ेंगे तो या फिर ऐसे बैठ गया तो फिर ऊपर चल जाता है, ऐसा कुछ है ना। तो इस जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रोड को पकड़ाया जाता है ना। तो ये स्प्रिंग कॉइल के थ्रू से यहाँ पे क्या है, लीवर को पकड़ सकते हैं, या पकड़ने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं कॉइल। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन केबल होता है जहाँ से कनेक्शन किया जाता है ना, मशीन केबल कनेक्शन। तो केबल का कनेक्शन यहाँ पे होता है जहाँ से फिर करंट वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है आर्क के लिए, तो यहाँ से करंट वगैरह सप्लाई किया जाता है यहाँ से कुछ, ठीक है। और आपका ये इंसुलेटेड रहता है जहाँ से आप पकड़ सकते हो, यहाँ पे होल्ड कर सकते हो अपने इलेक्ट्रोड को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर। तो याद रखना जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो मेरा बना रहता है, ऑब्वियसली बता आंसर क्या होगा मेरा, बताओ एनीवन, तो हो जाएगा कॉपर एलॉय। तो ये मेरा किसका बना रहता है, मेरा कॉपर एलॉय का बना रहता है ना। चलिए समझ गए मेरी बात कि नहीं, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच कलर यूज फॉर पेंटिंग वेल्डिंग बोथ वॉल। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था ना सुमित, इसका आंसर मेरे को पहले ही बता चुके हैं। सो बताओ, ये है कि जहाँ पे वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग बूथ, आप बोलेंगे सर ये वेल्डिंग बूथ क्या होता है, जिससे होता है ना कि आप इलेक्शन देने, इलेक्शन में आप जाते हो वोट करने के लिए, वोटिंग बूथ होता है, वोट करने का बूथ होता है ना, ऐसा कुछ बना हुआ रहता है, ऐसा कुछ बना हुआ रहता है, ऐसा कुछ रहता है, इसके अंदर आप जाते हो, है ना, ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पे मशीन लगा रहता है, आप यहाँ पे जाके खड़े होते हो और यहाँ पे आप वोटिंग देते हो, ठीक है, ये बूथ रहता है। सो आप इस तरह से वेल्डिंग का भी बूथ रहता है, ये बूथ देख रहे हो, ऐसा कुछ बूथ रहता है। ये देख रहे हो क्या है, ये एग्जॉस्ट जो भी आपका है ना, एग्जॉस्ट हॉट गैसेस है, मैंने कहा था, इसके थ्रू जो भी आपका फ्यूम्स वगैरह है, यूवी रेडिएशन है ना, और गैसेस है, तो ये सब गैस को इसके थ्रू से इन्वायरमेंट में बाहर किया जाता है ना, थ्रू दी कैटालिटिक कन्वर्टर। जो गंदा चीज़ें है, गंदी यानी कि जो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, उसको प्यूरिफाई करके बाहर निकलता है। तो ये आप देख रहे हो ब्लैक कलर का होता है, ये किस कलर का होता है मेरा, ब्लैक इन कलर का होता है ना, यस। सो क्या हो जाएगा आंसर मेरे यहाँ पे, ब्लैक हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये तो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड। तो कहा गया फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज, कौन सा इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, यानी इनमें से कोई एक का यूज किया जाता है फॉर आर्क वेल्डिंग अ मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड। एसी वेल्डिंग सेट का यूज किया जाता है, रेक्टिफायर का यूज किया जाता है ना, या फिर मोटर जनरेटर का यूज किया, फिर डीसी वेल्डिंग सेट विथ स्ट्रेट पोलैरिटी, किसका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो आर्क वेल्डिंग करने के लिए हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी। ऑब्वियसली बात है डीसी में ही होगा, एसी तो होगा नहीं, है ना। देखो मैंने आपको पहले कहा था कि आर्क को स्टेबल बनाए रखने के लिए, आर्क वेल्डिंग में आर्क को अगर स्टेबल बनाए रखना है तो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, डीसी। डायरेक्ट करंट जो होता है वो बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड और करंट जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्टेबल रहता है, वेरी नहीं करता, इसके वजह से मेरा आर्क स्टेबल होता है, तो डीसी का यूज करेंगे। डीसी में आ जाता है मेरा स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी, है ना।
सो यहाँ पे बात करा गया किस केस में कि मेरा अगर मेरा कार्बन इलेक्ट्रोड है उस केस में बताइए क्या यूज करेंगे, तो हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यूज कर लेते हैं डीसी में। तो यहाँ पे एसी खत्म, रेक्टिफायर खत्म, तो यूज करेंगे एसी या डीसी का, तो डीसी का यूज करेंगे स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट मींस क्या होता है, वर्कपीस को पॉजिटिव लेना, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव लेना है। इलेक्ट्रोड को नेगेटिव क्यों लेना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड का बात करा गया है, तो इलेक्ट्रोड मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि भाई कार्बन इलेक्ट्रोड है ना, तो यहाँ पे कम हीट आपको यहाँ पे मिलेगा, नेगेटिव इसको लिया, कम हीट। ज्यादा हीट कहाँ मिलेगा, मेरा वर्कपीस में मिलेगा, मोर हीट वर्कपीस में मिलेगा, क्योंकि भाई कार्बन का इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड भी डिपेंड करता है ना कि इलेक्ट्रोड कैसा मेरा है। कार्बन का इलेक्ट्रोड है तो मेरे को इसको मेल्ट करके क्या ही फायदा। मान लो ये मेरा आयरन का है, समझना मेरी बात, ये आयरन का आपका मेटल पीस है, जो आपका ये है वर्कपीस है, ये आयरन का है वर्कपीस है ना, वर्कपीस किसका, आयरन का है। सो इसको मेल्ट करना है। अब मैं अगर ज्यादा हीट दे दिया, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव दे दिया, यानी कि 2/3 ऑफ हीट अगर मान लेते यहाँ पे दे दिया ज्यादा हीट, तो कार्बन मेरा मेल्ट करके क्या ही करेगा। कार्बन के इलेक्ट्रोड का जो, अगर ये मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड रहता तो समझ आता कि कॉपर मेल्ट कर रहा, या आयरन का रहता समझ आता। सो मेरे को अभी फिलहाल मेल्ट किसको करना, वर्कपीस को करना, तो ज्यादा हीट कहां देना पड़ेगा, वर्कपीस में, इसलिए पॉजिटिव मैंने वर्कपीस को रख दिया। और जैसे वर्कपीस हो गया मेरा पॉजिटिव है ना, और इलेक्ट्रोड हो गया मेरा क्या, नेगेटिव। अगर वर्कपीस पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो इसको याद करो कि इसको क्या कहते हैं, डीसी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है मेरा, इलेक्ट्रोड हो गया इस बारी क्या, नेगेटिव, तो डीसीईएन। तो डीसीईएन को हम लोग क्या बोलते थे, डीसीईएन को बोलते थे स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड नेगेटिव है नहीं, वर्कपीस पॉजिटिव है नहीं, स्ट्रेट पोलैरिटी। वहीं रिवर्स पोलैरिटी में क्या बात किए थे, डीसीईपी, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, यानी वर्कपीस क्या आ जाता है यहाँ पे, नेगेटिव। तो सिंपल समझने वाली बात है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो, समझ गए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे देखो डीसीईएन का भी बात करा है, डीसीईपी का भी बात करा गया है, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग का भी बात करा है, एसी का बात करा गया है। इस केस में देखोगे यहाँ पे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव था ना, है ना, यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों एसी से कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे डीसीईएन और डीसीईपी का सवाल ही नहीं होता है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं, ये चीज तो डायरेक्ट, क्योंकि देखोगे नीचे यहाँ पे देखो डीसी यहाँ पे है, इस जगह पे नीचे तरफ आपका यहाँ पे बटन है ना, या फिर आप बोलोगे जो यहाँ पे स्विच है वो नीचे है डीसी, लेकिन इस बार ऊपर चल गया, एसी में स्विच चल गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, कोटेड इलेक्ट्रोड आर यूज इन, जो मेरा कोटेड इलेक्ट्रोड, जैसे कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हम लोग कोट करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा था रिवर्स पोलैरिटी केस में हाईली कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये इसके ऊपर क्या क्या कोट किया गया, कोट किया गया क्यों, एक इसको इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, और ये जो कोटिंग एलिमेंट है जब हीट होता है, जब मेल्ट करता है ना, तो सील्डिंग इन्वायरमेंट भी बनाता है वेल्डिंग के टाइम पे, है ना। इसीलिए हम लोग क्या किसका यूज किए थे, इस केस में हाईली कोटेड जब रहेगा तो हम लोग रिवर्स पोलैरिटी का यूज करते हैं। रिवर्स पोलैरिटी किसको बोलते थे, याद करो, हम लोग बोलते हैं डीसीईपी को, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि ये जो मेरा इलेक्ट्रोड है इसको पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव मतलब ज्यादा हीट, 2/3 ऑफ हीट। क्यों ज्यादा हीट लिया गया, ज्यादा हीट क्यों लिया गया, क्योंकि ज्यादा हीट रहेगा तो इसको मेल्ट कर पाएगा, क्योंकि भाई इसके ऊपर कोटिंग भी तो करा गया, उसको भी तो मेल्ट करना, कोटिंग करा गया तो भाई उसको भी तो हीट चाहिए, तब तो वो मेल्ट होगा, कोटिंग, तब तो मेरा इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा, है ना, जैसे कास्ट आयरन के लिए यूज किया जाता है हम लोग, ठीक है, समझ रहे हो। सो इसीलिए कहा गया कि कोटेड इलेक्ट्रोड आर यूज इन, कहां पे यूज करते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में, टंगस्टन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में, सबमर्ज में, या फिर सिल्डेड में। तो आंसर यहां पे हो जाएगा मेरा क्या, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में। सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं, कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्लियर, बताइए यहां तक चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इन शॉर्ट इसको हम लोग याद रखना SMAW भी कहा जाता है ना, या कभी कभार इसको हम लोग MMA भी बोलते हैं, ये भी देखना। MMA यानी कि इसको कहा जाता है मैनुअल आर्क वेल्डिंग, है ना, मैनुअल MANUAL मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग ये भी कहा जाता है ना। सो याद रखना ये दोनों नाम है, दिस और दिस, और है ना, या तो ये नाम है सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, फिर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है, जिसमें यूज करते हैं हम लोग, बाय द वे इलेक्ट्रोड मेरा कंज्यूमेबल होता है। इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो मेरा कैसा होता है, मेरा कंज्यूमेबल होता है,
कंज्यूम किया जा सकता है। इसीलिए तो भाई साहब अभी मैंने कहा ना कि डीसीईपी इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव लेते ज्यादा हीट लेते तब तो मेल्ट करेगा, कोटिंग को भी मेल्ट करेगा और इलेक्ट्रोड को भी मेल्ट करेगा, तो कंज्यूमेबल होगा तभी तो मेल्ट हो रहा है। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, है ना, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। सर सो भी डीसीईपी है। कोटेड का बात करा गया नहीं, ये भी तो ध्यान दो, कोटेड भी तो बात करा गया ना डियर जितेंद्र, यहाँ पे कोटिंग भी तो बात करा गया, इलेक्ट्रोड कोटिंग भी तो बात करा गया है, सिर्फ डीसीबी का बात नहीं करा गया ना, मैं कोटेड इलेक्ट्रोड का बात कर रहा हूँ, ठीक है डियर। वो तो मैं आपको पहले बताया था ना, इससे पहले मैं आपको बताया था, कहाँ था, एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वो क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, नहीं इससे पहले था, देखो ये क्वेश्चन है, देखो स्ट्रेट पोलैरिटी है ना, स्ट्रेट पोलैरिटी है, राइट, इजंट इट, स्ट्रेट पोलर मतलब DCEN, तो DCEN नहीं, इससे पहले क्वेश्चन तो था, मैं करवाया हूँ, मुझे याद है, लेकिन यहाँ पे कोटेड इलेक्ट्रोड का भी तो बात करा गया, वो भी आपको ध्यान रखना है ना। कहाँ चल गया भाई, दिख ही नहीं रहा, बताओ। खैर कोई, मतलब आप, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया वो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब 39 हो गया हम लोग का, 40 हो गया, 41 हो गया, हाँ। अच्छा ये देख सकते हो यहाँ पे जो कहा गया ना, ये इलेक्ट्रोड कोटिंग करा गया, इस तरह से कोटिंग रहा, देखो कोटिंग आपका देख रहे हो बाहर जा रहा, निकल रहा है, यहाँ पे कोटिंग बाहर निकल रहा है, ये देख रहे हो, ये आपका अनकोटेड पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करा जाए, ये अनकोटेड है, ये अनकोटेड है ना, और ये वाला देख रहे हो यहाँ आपका कोटिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है मेरा, कोटेड है, कोटेड आपका इलेक्ट्रोड है, ये अनकोटेड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इस तरह से कोटिंग ऊपर में करा जाता है, क्लियर। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 42, क्या कहा गया है, विच वेल्डिंग सेट हैव हायर इनिशियल कॉस्ट, ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ पे होता है, डीसी जनरेटर सेट में, मोटर जनरेटर सेट में, एसी जनरेटर सेट में, या फिर एसी ट्रांसफार्मर में, किसमें हम लोग को ज़्यादा जो है वो खर्च देखने को मिलता है। बिल्कुल डीसी जनरेटर सेट में आपको ज़्यादा जो है खर्च देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रोड होल्डर यूज फॉर, इलेक्ट्रोड जो होल्डर होता है इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए, अभी मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोड होल्डर ऐसा कुछ रहता है ना, इससे पहले भी और एक आपको दिखा था फिगर। तो इलेक्ट्रोड होल्डर का यूज क्यों करते हैं, होल्डिंग इलेक्ट्रोड वर्टिकली, इलेक्ट्रोड को वर्टिकल पकड़ने के लिए, मतलब वर्टिकल मतलब बिल्कुल ऐसे पकड़ने के लिए, है ना, या हॉरिजॉन्टल पकड़ने के लिए, हॉरिजॉन्टली पकड़ने के लिए, हॉरिजॉन्टली पकड़ने के लिए, वर्टिकल पकड़ने के लिए, या फिर किसी भी पोजीशन पे, या कोई इंक्लाइंड है किसी तरह का। तो वैसे आप डिपेंड अपॉन वेल्डिंग है, मशीन है, आपको किस तरह का वेल्डिंग करना है डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग करो, वर्टिकल वेल्डिंग करो, किसी तरह का वेल्डिंग कर सकते हो। तो आंसर सी होना चाहिए ना, एनी पोजिशन, जैसा ओवरहेड वेल्डिंग करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, है ना, जैसा आपको करना है उस तरह से वेल्डिंग को पकड़ने के लिए यूज में लाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल था, है ना। आगे बढ़ते 44 में क्या कहा गया, वेल्डिंग गॉगल्स आर यूज ड्यूरिंग, गॉगल्स यानी चश्मा आपको पहनना पड़ता है वेल्डिंग के टाइम पे, क्यों पहनना पड़ता है, वेल्डिंग जॉइंट चिपिंग, जब चिपिंग, चिपिंग मतलब मेटल को जब वेल्डिंग जॉइंट जब होता है ना, तो उसका जो चिप्स निकलता है उछल उछल के छोटा छोटा मेटल का पीस निकलता है, उससे बचने के लिए, फिर वेल्डिंग गैसेस से बचने के लिए, या दोनों के लिए। तो ऑब्वियसली बात है आंसर दोनों हो जाएगा, चिप्स निकलता है छोटा छोटा मेटल का पीस, एकदम छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल रहता है मेटल का, वो भी आपके आंख में आ सकता है, शरीर में भी आ सकता है, आंख में भी आएगा, आपका चोट लग सकता है। गैस में हार्मफुल होता है, गैस अगर आंख में आ गया तो जलन इरिटेशन हो जाता है, आंख को डैमेज कर सकता है ना। तो यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे क्या जाएगा, बी विल बी और करेक्ट आंसर। तो इसीलिए गॉगल्स का भी यूज कर, ये देखते हो वेल्डिंग जब आप करते हो तो सारे इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे देख रहे हो ये आपका हेलमेट है, हाथ में पकड़ा हुआ हेलमेट है, ये आपका देख रहे हो ऊपर में आपका क्या है, गॉगल आपको नजर आ रहा, उसके ऊपर भी टोपी एक रहता है, कैप रहता है, तो वेल्डिंग एक कैप रहता है, वेल्डिंग कैप पहनो फिर हेलमेट पहनो, तो कैप भी रहता है ना, यहाँ पे आपका हेलमेट भी रहेगा,
हेलमेट भी रहता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ग्लव्स भी है ना, ग्लव्स भी आपको नजर आ रहा होगा। या आप मास्क रहता है ताकि अंदर मेरा कोई चीज़ अंदर ना चल जाए, है ना, फ्यूम्स वगैरह, तो मास्क आपका रहता है। इसके अलावा आपका देख सकते हो यहाँ पे एप्रन, ये ड्रेस है, ये रहता है, बूट्स रहता है। तो ये सारे चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर आप वेल्डिंग के लिए जाओगे, है ना, इजंट इट। चलिए 45, सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग केबल इज डिपेंड ऑन, जो मेरा वेल्डिंग केबल रहता है, ये जो मेरा वेल्डिंग केबल रहता है ना, ये सभी तार रहता है। तो वेल्डिंग केबल हम लोग कितना लेना है ना, कैसा लेना, पतला वेल्डिंग केबल लेना, मोटा केबल लेना, किस पे बेसिस पे जज करते हैं, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड के बेसिस पे, या वेल्डिंग मशीन के बेसिस पे, या बोथ। भाई वेल्डिंग मशीन तो छोटा बड़ा बात अलग है ना, वो अलग बात है। लेकिन मान लो आप बड़ा मशीन ले लिए, है ना, बड़ा मशीन ले लिए, और आप बोलेंगे सर बड़ा मशीन मैंने ले लिया है तो मेरे को केबल भी मोटा लेना है, कोई जरूरी बात नहीं होगा। हो सकता है कि आप वेल्डिंग करने के लिए करंट बहुत ही कम ले रहे हो, भाई मशीन बड़ा है, करंट तो आप कम ले सकते हो ना, करंट कम ले सकते हो। वही बात है कि मैंने टैंकर मंगाया पानी के लिए, और पानी पीना है एक आदमी को, आपने पूरा टैंकर मंगा लिया, लेकिन पानी पीना है एक आदमी को, एक गिलास पीना है, या ज्यादा ज्यादा एक बोतल पीना है। तो भाई भले आपने टैंकर मंगाया, पी तो रहे हो आप एक ही आप बोतल पी रहे हो। तो वही बात है कि बड़ा मशीन रहने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, करंट तो मेरे कम चाहिए, तो फिर हम लोग उतना मोटा वायर का यूज क्या करेंगे, फिर हम लोग पतला वायर का यूज करेंगे, पतला सा वायर का यूज करेंगे, क्योंकि करंट मुझे कम चाहिए, वोल्टेज समझ गए ना, कम मेरे को करंट वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा, कम लेके चलेंगे। तो इसमें तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पे पड़ता है, नहीं इसी तो वही मैं समझा रहा हूं, सी आंसर मत दो, आंसर केवल क्या पता है, इलेक्ट्रोड के साइज पे। जो मेरा इलेक्ट्रोड है ना, ये वर्कपीस हो गया, है ना, दिस इज माई वर्कपीस, और दिस इज माई इलेक्ट्रोड। तो ये मेरा जो इलेक्ट्रोड हो जाता है, ये इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड का साइज कितना होता है, इलेक्ट्रोड अगर बड़ा मोटा है तो आपको वायर को भी लेना पड़ेगा मोटा, है ना। अगर मेरा इलेक्ट्रोड बहुत ही पतला है, उस केस में आप वायर को भी पतला लेके चलोगे। बाकी डिपेंड अपॉन द वेल्डिंग मशीन जो आपका रहता है ना, वेल्डिंग मशीन तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, आपको ज्यादा चाहिए कम चाहिए उसके अकॉर्डिंग करंट आप वोल्टेज वगैरह ले सकते हो। तो आंसर ए हो जाएगा। देख रहे हो ये आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रोड देख सकते हो, इलेक्ट्रोड आपका पतला है, फिर थोड़ा सा और थिक हुआ है, और थिक हुआ, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप यहाँ पे वायर का सिलेक्शन करते हो, वायर का सिलेक्शन किया जाता है। चलिए वेल्ड गेज यूज फॉर मेजरिंग। अब देखो गेज, गेज होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर किया जाता है ना। वेज जो है ये मेरा मेजर करता है, क्या मेजर करता है। अब बोलेंगे सर वेल्डिंग गेज क्या मतलब हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या करेंगे। देखो आप वेल्डिंग करे हो ना, मान लेते कुछ इस तरह का टी जॉइंट आपने करा है ना, ऐसा कुछ है टी जॉइंट करा, तो यहाँ पे आपने वेल्डिंग करा है, इस जगह आपने वेल्डिंग करा है, ये भी तो मेजर करा जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस को भी तो मेजर करा जाता है कि आखिर कितना थिकनेस तक करा गया, ये भी तो होता है। क्योंकि इस बेसिस पे अगर करा गया तो सभी तरह का इस तरह का एल एल जितना भी आपका एल शेप का कोई डिवाइड है, सब में इसी से इतना ही का करा जाएगा। ऐसा तो ना कि इसमें ज़्यादा कर दिया गया, इसमें थोड़ा कम कर दिया गया, तीसरा का आया उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा वेल्डिंग कर दिए, ऐसा नहीं होता है। मेजर करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए भी मटेरियल का चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो भी ध्यान देना पड़ता है। तो वेल्डिंग गेज एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये अलग अलग तरह का चीज़ हो जाता है। देखो जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे, देखो पहला फिगर में आप, अगर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे से मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो एंगल पे हम लोग देख रहे हैं, ये टी जॉइंट जैसा हुआ है, तो टी जॉइंट में यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई आखिर कितना यहाँ पे एंगल तक हुआ। ऊपर देखो एंगल है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, है ना, सो एंगल कितने स्ट्रेट में कितना एंगल जा रहा है और कितना एंगल में हुआ, ये आपको पता चल रहा है। इसमें आप देखोगे कॉर्नर वाले में कितना हुआ, वो आपको यहाँ से पता चल जाता है ना। फिर देखो ये आपका टी जॉइंट में अलग तरह का, यहाँ से आप पता कर सकते हो। यहाँ से आपको एकदम बिल्कुल आपका एक बट जॉइंट हुआ, ये आपका, ये तो टी जॉइंट हो गया, चलो, है ना, ये एल जॉइंट हो गया, ये एल जॉइंट है, एल जॉइंट है, ये भी एल जॉइंट है, या फिलेट जॉइंट भी इसको कहा जाता है, फिलेट जॉइंट हो गया, ये सभी चीज। ये आपका बट जॉइंट है, बट जॉइंट में कैसे मेजर किया जाता है, कितना हाइट तक है। तो देखो यहाँ पे जो सबसे बीच वाला, बीच में जाकर सट गया, सटने के बाद हम लोग देखते हैं कि कितना ऊपर तक है, तो यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, इतना आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का करा गया है, ठीक है। ये सब आपको पता चल जाता है, यानी ये अगर हाइट भी रहेगा ना, थोड़ा हाइट भी रहेगा तो आपको पता चल जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हो, ये सब अलग अलग तरीका है। ये देखो टी जॉइंट है, ये सब का सब आपका एल जॉइंट था, एल जॉइंट था, ये टी जॉइंट है, तो टी जॉइंट में भी इस तरह से आप मेजर कर सकते हो। तो ये सब का सब गेज कहलाता है। तो गेज कहलाता है, देखो कोई मेरा क्या हो सकता है, कन्वेक्स हो सकता है, कोई कनकेव हो सकता है। देखो ये अंदर जगह धसा हुआ है और ये बाहर धसा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग इन सभी टूल का यूज करते हैं, उन सबसे पता चल जाता है ना। तो क्या होता है मेरा कन्वेक्सिटी और कनकेविटी को चेक करने के लिए, है ना। क्लियर माय पॉइंट नोट। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग सेट। देखो एसी वेल्डिंग सेट का डीसी वेल्डिंग सेट का तो बहुत एडवांटेज है ना। आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग देखे थे कि भाई डीसी वेल्डिंग जो होता है वो मेरा मैग्नीट्यूड और
जो मेरा करंट मैग्नीट्यूड और उसका जो डायरेक्शन होता है वो वेरी नहीं करता सर, जिसकी वजह से आर्क मेरा स्टेबल होता है। तो ज़्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं डीसी वेल्डिंग को। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि एसी वेल्डिंग का फायदा नहीं है, कुछ ना कुछ तो एडवांटेज इसका भी होगा। तो बात यहाँ पे करा गया एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज का। तो अच्छा डिसएडवांटेज बोला है, इसका भी ये एडवांटेज एक है, ये जो ऑक्साइड लेयर का होता है वो हटा देता है। खैर वो क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछा है कि हम लोग डीसी को बार बार रिफर करते हैं, एसी का यूज कम करते हैं लेकिन बहुत कम। क्यों? डिसएडवांटेज क्या है? फेरस मेटल कैन बी वेल्ड इजिली, डिसएडवांटेज जो है ना, विच इज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ फॉलोइंग, हाँ डिसएडवांटेज पूछा है। तो क्या इसका डिसएडवांटेज है वो आपसे पूछा गया। यस, तो आंसर यहां पे क्या होगा, फेरस मेटल कैन बी वेल्ड इजिली। ये इसका क्या एक तरह का डिसएडवांटेज यहां पे क्यों बोल रखा है? अच्छा, हाँ ठीक ठीक, डिसएडवांटेज बोला गया, वही मैं बोल रहा हूँ, फेरस मेटल कैन बी वेल्ड इजिली, ये अच्छी तरह से कर ही नहीं पाता है। तो यानी यही आपका क्या है, ये गलत आपको चूज करना है, ये गलत है, ये गलत को ही सही यहाँ पे ठहराना है, समझ गए? ये बोला कि गलत जो होगा ना वो आप बताओ मेरे को, बाकी सब सही है। जैसे कि फेरस मेटल को जो है ना वेल्डिंग करना इजी नहीं होता है, फेरस मेटल कांट बी वेल्ड इजिली, बिल्कुल सही बात है। बोथ फेरस एंड नॉन फेरस वेल्ड इजिली, है ना? तो नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट है, इसको रहने दो, जाने दो, आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग ग्लव्स आर जनरली मेड ऑफ, वेल्डिंग जो ग्लव्स होता है वो जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, क्यों यूज, किससे बना रहता है, ये पूछा गया है। बताइए, आप लोग का आंसर किसी का भी नहीं आ रहा, क्या बात है? ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, यहाँ जो क्वेश्चन था ना उसके बारे में। देखो मैं आपको एसी वेल्डिंग का चीज़ें बता रहा हूँ कि डिसएडवांटेज एसी वेल्डिंग का क्या है। देखो होता क्या है ना कि इसको जो है ये सूटेबल नहीं होता आपका जहाँ पे कोई थिक मेटल है, कोई मान लो कोई मोटा है ना, थिक अगर कोई मटेरियल है, थिक मटेरियल है, तो थिक मटेरियल के लिए ये आपका जो है सही वेल्डिंग सेट नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है कि कॉन्स्टेंटली ये मेरा चेंज करता था, फ्लक्चुएशन करता करंट का, जिसके वजह से आर्क मेरा स्टेबल नहीं हो पाता है ना, आर्क स्टेबल नहीं होता, तो जो मोटा आपका मटेरियल है उसको मैं वेल्डिंग करने में बहुत दिक्कत हो जाता है ना। इसके अलावा स्पेटर बहुत बनता है,
स्पेटर बहुत बनता है। एसी वेल्डिंग स्पेटर मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, छिटकता है ना, वो बहुत ज़्यादा बनेगा, हॉट मेटल स्प्लेश बहुत ज़्यादा करेगा, वो बहुत ज़्यादा। एसी वेल्डिंग जो क्वालिटी हो जाता है ना, क्वालिटी वो भी आपका डीसी से कम देखने को मिलता है ना। हीट आपको बहुत ही इनपुट, जो हीट इनपुट रहता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और स्टेबिलिटी, आर्क स्टेबल इसमें नहीं रह पाता क्योंकि कॉन्स्टेंटली क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं किसके किसके लिए यूज़, मतलब डीसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। चलिए अब यहाँ पे एक आप आंसर करो कि एसी या डीसी में से किसको ज़्यादा रिफर करते हैं फेरस के लिए। फेरस के लिए किसको ज़्यादा रिफर किया जाता है वो मेरे को बताओ, बताइए आप लोग पहले आंसर बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना फेरस के लिए ज़्यादातर हम लोग डीसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। फेरस के लिए किसका यूज़ करते हैं, डीसी का यूज़ करते हैं। और डीसी का नॉन फेरस में भी दिक्कत आने लगता है क्योंकि वही स्टेबिलिटी नहीं होता है आर्क का, इसके वजह से डायरेक्शन चेंज करना बार बार, इसलिए एसी को हम लोग नॉन फेरस के लिए भी यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए सो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज, कौन मेरा वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज को कंट्रोल करता है, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ डियर, हाँ नॉन फेरस के लिए हम लोग डीसी को कंसिडर करते हैं, एसी को नहीं किया जाता क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, ठीक है। एसी को यूज़ किया जाता है नॉन फेरस के लिए, जैसे एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एसी का यूज होता है, नॉन फेरस का बात करा गया, ठीक है। और वहीं अगर फेरस में भी बात करते हैं स्टील वगैरह के लिए, उसके लिए भी डीसी का यूज़ करते हैं, मतलब दोनों ही की केस में अधिकतर प्रीफर हम लोग किसका करते हैं, डीसी का यूज़ करते हैं। इन सम केस एसी का यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ में, जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए फ्लेक्चुएशन जब करता है ना, तो ऊपर में जो ऑक्साइड का लेयर होता है वो हटाने के लिए काम आता है, तब यूज़ करते हैं, वो जब क्वेश्चन आएगा तो आई विल टेल यू। फिलहाल के लिए याद रखना नॉन फेरस के लिए भी, ये स्टील वगैरह के लिए, खासकर फेरस में बात करा जाए तो यूज़ किसका करते हैं, हम लोग करते हैं डीसी का ही। चलिए इसका एनीवन, यस यस द करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेल्डिंग सेट, वेल्डिंग सेट का यूज़ किया जाता है। ये रहा वेल्डिंग सेट, वेल्डिंग केबल रहता है ना, रेक्टिफायर रहता है, वेल्डिंग मशीन रहता है, इलेक्ट्रोड रहता है ना, इलेक्ट्रोड होल्डर रहता है, ये सबके सेट को कहा जाता है वेल्डिंग सेट। ओके सो यहाँ पे अब हम लोग का एक न्यू चैप्टर यहाँ से और एक स्टार्ट होता है, न्यू चैप्टर बोल सकते हो आप वेल्डिंग का, और इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड एंड फ्लक्स टाइप, टाइप्स है ना, टाइप्स मटेरियल है ना, एंड कोटिंग, ठीक है।
यानी कि इलेक्ट्रोड और फ्लक्स जो यूज करते हैं ना वेल्डिंग में, उसका टाइप्स अलग अलग तरह का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है उसके बारे में, इलेक्ट्रोड का अलग अलग मटेरियल का बना रहता है उसके बारे में, इलेक्ट्रोड में जो कटिंग करते हैं कोटिंग करते हैं वो फ्लक्स का भी कोटिंग किया जा सकता है, तो फ्लक्स का भी टाइप है ना, फ्लक्स में कौन कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक आपका न्यू स्टार्ट होता है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके आरआरबी में बना है, आप देख सकते हो 2019 में ये क्वेश्चन आपका बना है, इसके बाद देखो ये भी 19 का क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन बना है, ये भी देख सकते हो एकदम बिल्कुल हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर आरआरबी जेईई सिलेबस। तो आप देखो सब का सब जो है ना 2019 का क्वेश्चन है, तो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे फिगर में आपको समझाऊंगा। सो चलिए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको नहीं देखने को मिला है, मतलब हाँ एक चीज आप मान के सकते हो कि देखो इससे 2019 में खाली देख लो इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बना है ना। तो देखो जैसे आपका 19/8 एक क्वेश्चन यहाँ बना है ना, फिर देखो 19/8 को ही बना ये क्वेश्चन, यानी कि एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन आया था है ना। और देखो यहाँ पे देखो फिर दूसरा शिफ्ट का आ जाता है, एक क्वेश्चन फिर आ जाता है और एक क्वेश्चन और एक यानी देख सकते हो फिर 31/8 और फिर यहाँ पे यानी कि कुछ यहाँ से, यानी एक सेट में दो क्वेश्चन, एक सेट में दो, एक सेट में एक, यानी कि एक सेट में पर्टिकुलर जिस सेट में आप बैठोगे हो सकता है केवल इसी चैप्टर से दो क्वेश्चन पूछ दे या एक क्वेश्चन पूछ दे, समझ रहे हो। तो दैट्स वाई क्वेश्चन टॉपिक हो जाता है, अगर दो क्वेश्चन आ रहा है एक पर्टिकुलर चैप्टर से, पूरा वेल्डिंग से मैं नहीं बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा वेल्डिंग से एक टॉपिक से समझ लो दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इससे पहले वाले में 2-3 क्वेश्चन, 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा दिया, उससे 6 क्वेश्चन, तो 8-9 क्वेश्चन तो हो गया केवल वेल्डिंग से आपका, इसलिए मैंने कहा 10+ से 10 से लेकर 15 नंबर तक वेरी करता है, डिपेंडिंग कभी कब ज्यादा, लेकिन हाँ पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, E6010 इज अ डैश टेंसाइल स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को नोमेनक्लेचर किया जाता है नंबर से, अब उसमें अलग अलग सबका मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो है ना E60 और 10 है ना, 6010, अब ये क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो यहां जो E का मतलब है, E का मतलब बताया जा रहा है कि ये मेरा इलेक्ट्रोड है, क्या है मेरा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है। ये जो मेरा 60 है ना, ये 60 मेरा बताता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को, क्या मेरा बताता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को, यानी कि इलेक्ट्रोड का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मेरा यहां पे बता रहा है, वही मेरा यहां पे बताया जाता है। क्लियर माय पॉइंट। इसके बाद अगर इसके बाद 1 का अगर बात करा जाए तो 1 क्या बताता, 1 मेरा बताता पोजीशन को, ये 60 × 1 होता है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, यानी कि 1 जो दिया गया बेसिकली वो मेरा उस चीज को बताता है, तो पोजीशन बताता है। और ये जो 10 मेरा बता रहा है, 10 मेरा बताता क्या, ये मेरा टाइप बताता है ना, टाइप ऑफ कोटिंग, टाइप ऑफ कोटिंग, और साथ ही साथ ये करंट को भी बताता है। तो ये कुल इस तरह का चीजें हैं, है ना। क्लियर माय पॉइंट और नोट, ठीक। तो ये चीज आपको है, तो यहां पे पूछा क्या गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोड कितना हो जाएगा, सो आप देखोगे 60 है राइट, तो ये 60 एंड 000 यहां पे आ जाएगा, क्योंकि इंटू यहां 1 हो जाता है, 1 0 2 0 3 0, तो यहां पे आ जाएगा ये चीज 60,000 PSI का मेरा यहाँ पे क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला इलेक्ट्रोड है। इसको मैं डिटेल में जो वेल्डिंग करा गया है उसको मैं बताऊंगा, फिर स्पेशली एक वीडियो में लाऊंगा और ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ध्यान आप लोग को देना है। समझ गए मेरी बात कि नहीं। चलिए इस तरह का और क्वेश्चन मैं 1-2 बना दूंगा आप लोग को। चलिए फिर आगे कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज एज सिल्डेड गैस इज आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में सिल्डेड गैस का यूज किया जाता है, तो कहा गया किसका यूज नहीं करते हैं, बाकी का करते हैं। जैसे आपको पता है कि नोबेल गैस का यूज किया जाता है ना। सो आप देखोगे यहाँ पे हीलियम का यूज तो करते ही करते हैं, आर्गन का भी यूज किया जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं क्या, करते हैं, इसका भी करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का कभी नहीं करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे नहीं होगा, नॉट यूज, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आंसर जो होगा वो नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आंसर नहीं होगा। समझ गए मेरी बात की नहीं। तो हम लोग हीलियम का यूज करते हैं, आर्गन का यूज करते हैं, है ना। इन दोनों का, हीलियम जो होता है, हीलियम एंड आर्गन, इन दोनों का यूज हम लोग TIG में भी करते हैं और MIG में भी करते हैं, है ना। MIG एंड TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, दोनों में ही हीलियम एंड आर्गन गैस का यूज किया जाता है। और वहीं अगर बात करेंगे CO2 का कहाँ पे यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है इसको एज ए सिल्डिंग गैस के लिए यूज किया जाता है, सिल्डेड मेटल में, है ना।
सिल्डेड गैस इन MIG, ओनली MIG में यूज करते हैं। सिल्डेड मेटल के केस में, आई मीन सिल्डेड गैस के रूप में MIG में ओनली यूज किया जाता है, लेकिन हाँ हीलियम आर्गन को दोनों में जगह यूज किया जाता है। ठीक है, तो यानी आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे, लेकिन CO2 नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर MIG, यानी MIG में CO2 का भी यूज करते हैं और आपका हीलियम का भी यूज करते हैं और आर्गन का भी यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से तीनों जगह यूज करते हैं। यहां से ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कवरिंग इन एन इलेक्ट्रोड इंडिकेट बाय द लेटर RR। हम लोग जो इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग किया जाता है उसको लेटर अगर RR से दिखाया जाए, इसका मतलब क्या है होता है, ये यहां पे बात करा गया है। ठीक है, अलग अलग होता है। कभी हम लोग इलेक्ट्रोड के ऊपर जो ये मान लो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के ऊपर मान लो हम लोग कोटिंग कर रहे हैं ना, किसी चीज का चारों ओर से क्या कर रहे हैं हम लोग, कोटिंग कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। तो हम लोग मान लो ये कोट किए हैं। अब ये कोट किसका किए हैं, मान लो A से दिखाया जाता है जब हम लोग एसिडिक इसको कवरिंग करते हैं, है ना, एसिडिक कवरिंग। एसिडिक से अगर उसको कवर किया जाएगा, कोट किया जाएगा, तो उसको A से दिखाया जाता है ना। अगर मान लो B है तो क्षार का बात करा गया, बेसिक का, ये क्षार अम्ल हो गया, क्षार का कोटिंग करा गया। C है तो सेल्यूलोज से हम लोग करते हैं, है ना, सेल्यूलोज से करते हैं, सेल्यूलिक कहा जाता है इसको। अगर R होता है तो रुटाइल हो जाता है, कवरिंग करा जाता है। और डबल अगर R है तो हम लोग करते हैं रुटाइल कवरिंग हेवी कोटेड, तो ये बहुत ही हेवी रुटाइल कोटिंग कहा जाता है। हेवी पूरा लिख देते हैं, एंड हेवी कोटेड। ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, A विल बी योर करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा मेरा यहां पे, A यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, तो क्या आ जाएगा, रुटाइल एंड हेवी कोटेड। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द कोटिंग फैक्टर फॉर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड इज, देखो अब कहा गया कि हेवी कोटिंग अगर करा गया है ना इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो उसका कोटिंग फैक्टर कितना होता है। अब देखो कोटिंग फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको नोट डाउन करना है। कोटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है, जिसको CF कहा जाता है। कोटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है डायमीटर ऑफ कोटिंग डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ कोर वायर, D/D। तो दिस इज दी कोटिंग फैक्टर इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोटिंग, कोटिंग कितना करा गया उसका डायमीटर, और डायमीटर ऑफ कोर वायर, है ना, कोर वायर का डायमीटर कितना है। अब यहाँ पे तीन कंडीशन आप लोग ध्यान रखना, एक हेवी के लिए, मीडियम के लिए और एक आपका लाइट के लिए। तो अगर का कोई बोलेगा फॉर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड, सो उस केस में मेरा जो CF होता कोटिंग फैक्टर वो होता 1.6 से लेकर वेरी करता 2.2 तक। ठीक, अगर कोई बोलेगा फॉर मीडियम के लिए, है ना, मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड, उस केस में जो मेरा कोटिंग फैक्टर हो जाता है वो 1.4 से लेकर वेरी करता 1.7 तक, है ना, जगह है क्या इधर मैं बता देता हूं। और 4 अगर लाइट के लिए हो गया तो लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड, सो उस केस में जो मेरा आपका कोटिंग फैक्टर होता वो होता 1.2 से लेकर 1.35 तक। ठीक है, सो याद रखना 1.6 से लेकर 2.2 हेवी के लिए आ गया, 1.4 से लेकर 1.7 मीडियम के लिए हो गया, और लाइट कोटेड के लिए 1.2 से लेकर 1.35। और ये होता क्या है, डायमीटर लेते हैं कोर वायर का, है ना, और साथ ही साथ कोटिंग जो करा गया उसका डायमीटर, उससे हम लोग यहाँ पे कोटिंग फैक्टर निकालते हैं जो इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग करा जाता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फ्लक्स। यहां पे पूछा गया इसमें से कौन मेरा ऑर्गेनिक फ्लक्स होता है। फ्लक्स यू नो दैट हम लोग सोल्डरिंग के केस में यूज करते हैं, ये देख रहे हो
सोल्डर जब करते हैं ना तो इस तरह का एक रहता है, जेली टाइप का आपको देखने को मिलता है कवर, जेली टाइप का प्रोडक्ट रहता है, जेली टाइप का ना, है ना। सो वही आपका कहलाता है फ्लक्स, जो कि सोल्डरिंग में यूज करते हैं। कहा गया ऑर्गेनिक फ्लक्स कौन सा, वो बात करा गया है ना। बताइए कौन सा यहाँ पे आप लोग को ऑर्गेनिक फ्लक्स लग रहा है। एनीवन वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन? सो आप यहाँ पे आंसर करो। बताइए। देखो जिंक क्लोराइड तो बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं है, फास्फोरिक एसिड भी नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं। तो यहाँ पे टोलो है ना, ये क्या मतलब होता है, जैसे कि आपका तेल हो गया, वसा हो गया, है ना, चर्बी हो गया, पशु का वसा हो, जो भी एनिमल का फैट है वसा हो गया, उन सब को यहाँ पे क्या, यानी ये एक तरह का समझ लो कि फैटी इस आपका टिश्यू होता है, फैटी, फैटी टिश्यू, जहाँ पे भी आपका फैटी टिश्यू पाया जाता है ना, जैसे एनिमल में पाया जाता है ना, वो कहा जाता है, जो कि एक तरह का ऑर्गेनिक, एक बोल सकते हो एनिमल से, काव से, सीप से, ये बहुत जगह से निकलता है। जो बकरी होता है उन सब से, सीप भेड़ से निकलता है, गाय से निकलता है ना, तो इन सब से निकलता है। इसको फूड आइटम के लिए भी यूज़ किया जाता है, साबुन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर माई पॉइंट नोट, है ना। तेल में लिए यूज़ किया जाता है, प्रिंटिंग में यूज़ करा जाता है, ठीक है। कैंडल जो होता है ना, मोमबत्ती, मोमबत्ती बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर आप ग्रीस जो होता है लुब्रिकेशन, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो है ना, उन सब उसी तरह से ये भी प्रोडक्ट हो जाता है। तो सब का सब इन सबको क्या कहता है, कहा जाता है टालो, ठीक है। क्लियर माई पॉइंट नोट। चलिए आगे बढ़ें। इसको टालो पढ़ो, टावल, टावल, टावलो पढ़ो, जैसा आप पढ़ोगे एज योर विश। ओके 55 में कहा गया है मैच करने के लिए दो लिस्ट आपको दिया गया है। फर्स्ट लिस्ट आपका है इंग्रेडिएंट का एंड सेकंड लिस्ट आपका है वेल्डिंग फंक्शन का, है ना। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे क्या करा गया है ना, इस लिस्ट में आपको दिया गया जैसे सिलिका, तो दीज आर इंग्रेडिएंट है सिलिका, है ना, पोटेशियम सिलिकेट, फेरोसिलिकन और आपका सेल्यूलोज। सो और यहाँ पे वेल्डिंग फंक्शन में बात करा गया कि आर्क स्टेबिलिटी के लिए क्या इसका यूज़ करते हैं, या डी ऑक्सीडाइजर के लिए यूज़ करते हैं, या फ्लक्सिंग एजेंट आपका है, या गैस फॉर्मिंग मटेरियल है, गैस फॉर्मिंग मटेरियल है, तो आपको मैच करना है। तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो है, जो आप देख के आंसर एटलीस्ट वो तो कर ही सकते हो, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ किसका, सबसे पहले बात करते हैं आर्क स्टेबिलिटी के लिए। तो याद रखना आर्क स्टेबिलिटी के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पोटेशियम सिलिकेट का। पोटेशियम सिलिकेट का आर्क स्टेबिलिटी के लिए यूज़ करा जाता है। सो बी का वन, बी का वन देखो बी में भी है और सी में भी है, ठीक है। फिर सेल्यूलोज आ जाता है। सेल्यूलोज का क्या यूज़ करते हैं हम लोग, गैस फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, गैस फॉर्मिंग मटेरियल होता है ना। तो डी का 4 आ जाता है, तो डी का 4 अभी भी देख सकते हो कि बी भी हो सकता है और आपका सी भी हो सकता है ना। अब आ जाता है यहाँ पे क्या, फेरो सिलिका का जाता है, सिलिका हो जाता है। ये सिलिका तो सबको पता है, नहीं पता है तो याद रख लेना, ये मेरा एक फ्लक्सिंग एजेंट होता है। सिलिका क्या होता है, मेरा फ्लक्सिंग एजेंट होता है। सो ए का हो जाएगा मेरे यहाँ पे 3, यानी कि आंसर निकल के आ गया मेरा सी। तो सी का 2 हो गया, यानी कि फेरोसिलिकन जो होता है वो डी ऑक्सीडाइजर की तरह काम करा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, जिस मान लो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हम लोग कोटिंग करते हैं उस मटेरियल को बोलते क्या है, तो उस मटेरियल को क्या कहा जाता है, सबको पता, फ्लक्स कहते हैं इसको, है ना। जो मेरा इलेक्ट्रोड है, ये अगर मैं इलेक्ट्रोड बोल देता हूँ, ये अगर मेरा इलेक्ट्रोड है, ये मेरा क्या इलेक्ट्रोड है। सो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हम लोग यहाँ पे कोटिंग करा जाता है, पेंट करा जाता है ना, मान लेते हैं ऐसा कुछ करके पेंट कर रहे हैं। सो ये जो मैंने पेंट करा है इसके ऊपर, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, इसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो आंसर फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि मेटल का मिक्सचर होता है।
जो कि जब मेल्ट होता है तो एक इन्वायरमेंट को बचाता है, वेल्डिंग इन्वायरमेंट को बचाता है अदर इम्प्योरिटी वगैरह से, कंटेमिनेशन से, है ना, डीऑक्सीडाइजिंग से बचाता है मेरा, ठीक है। और साथ ही साथ ये मेल्ट होने के बाद फ्लक्स मेल्ट होकर क्या बनाता है, स्लैग बनाता है, क्योंकि इम्प्योरिटी अपने अंदर ले लेता है, फ्लक्स इम्प्योरिटी मिलकर स्लैग बन जाता है और वो स्लैग भी बचाता है ना, और बाद में उसको फिर हटा देते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो जो मेरा स्लैग बन जाता है वो आर्क को स्टेबल भी रखता है, बहुत इसका बेनिफिट होता है ना, वेल्ड क्वालिटी को भी बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करा गया है क्या यहाँ पे, दैट दो सीट है अलग अलग सेम मटेरियल का है बट अलग अलग थिकनेस का, ठीक है। सेम मटेरियल, मान लो दोनों का दोनों मेरा आयरन का है, ये भी मेरा लोहा का है और ये भी मेरा लोहा का है। अंतर क्या है, दोनों का थिकनेस है। मान लेते हैं इसका मोटाई जो है इतना मोटा का है और ये मेरा बिल्कुल पतला दुबला बेचारा है ना, ये बिल्कुल पतला है। तो दोनों आयरन ही है लेकिन थिकनेस अलग अलग है, देखो सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस। तो कहा गया कैन बी बट वेल्डेड। अब इसको मुझे बट वेल्ड करना, हेड टू हेड जोड़ना है। हेड टू हेड कैसे जोड़ना, मान लो यहाँ से ऐसे करके जोड़ देंगे, इसको हम लोग बट वेल्ड कर देंगे, ठीक है। सो बट वेल्ड अगर मुझे करना है तो कहा गया कि एडजस्टमेंट ऑफ करेंट, टाइम ड्यूरेशन ऑफ करेंट, प्रेशर अप्लाइड या चेंजिंग द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, क्या करके इसको करेंगे, क्या करके करेंगे। तो याद रखना अगर ऐसा होता है, अगर दो सीट रहता है अलग अलग थिकनेस का है ना, सेम मटेरियल लेकिन थिकनेस अलग अलग है, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रोड के साइज को, है ना। एक इलेक्ट्रोड के साइज को चेंज कर दो और दूसरे को सेम रहने दो, या फिर मान लो पतला तो पतला इलेक्ट्रोड लो, बड़ा है तो बड़ा लो, ठीक है। जो मेरा थिक का है, जैसे ये मेरा थिक था तो ये मेरा थिक मटेरियल है, तो उसके लिए हम लोग मोटा इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे, है ना, थिक इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। और जो मेरा थिन है, पतला है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, थिन इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे, थिन इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी इसको करंट वगैरह लगाओ और फिर यहाँ पे कनेक्ट वगैरह करो। क्यों ज़्यादा करेंगे डियर, क्योंकि मेरे को ज़्यादा हीट रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये जो दिया गया है ना, मोटा आपका है। सो मोटा अगर आपका सीट है तो मोटा सीट को मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट करेगा, ज़्यादा हीट चाहिए होगा ना, मोर हीट रिक्वायर्ड, है ना, मोर हीट इज रिक्वायर्ड। तो अगर मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो ज़्यादा मेरा यहाँ मोटा रहेगा, सो ज़्यादा करंट यहाँ पे मेरा जा सकता है, क्योंकि पतला अगर वायर लेंगे, पतला इलेक्ट्रोड लेंगे और ज़्यादा करंट पास करेंगे, सो हो सकता है मेरा इलेक्ट्रोड खराब हो सकता है, मेल्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सही तरह से काम नहीं कर, जल जाएगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा थिक लेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा करंट सप्लाई करेंगे, सो ज़्यादा मुझे हीट मिल पाएगा, और ये थिकनेस जो ज़्यादा मोटा उसको मेल्ट पाएगा डीप तक, नहीं तो पड़ेगा आधा अधूरा मेल्ट कर पाया, पूरा तक कर ही नहीं पाया। पतला केस में लो करंट चाहिए होता तो ज़्यादा आपको इलेक्ट्रोड मोटा लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। समझ गए जितेंद्र, क्लियर हो गया आपको क्यों हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, मोटा के लिए मोटा, पतला के लिए पतला, है ना, क्योंकि मोटा मटेरियल के लिए, थिक मटेरियल के लिए ज़्यादा हीट का रिक्वायर पड़ता है। सर न्यूमेरिकल नहीं आता क्या, देखो अभी डिस्कस कर ही रहे हैं हम लोग, वेल्डिंग अभी ख़त्म तो नहीं हुआ। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, जब आपने पूछा है तो आपको बताता हूँ, वेल्डिंग से न्यूमेरिकल डेरिवेशन बेस्ड तो बस क्वेश्चन आया, फॉर्मूला बेस्ड आया है, जैसे हीट वगैरह का, है ना। बट अगर मैं न्यूमेरिकल का बात करता हूँ तो मैं देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, क्या न्यूमेरिकल पूछा गया है, नहीं, टेम्परेचर वगैरह पूछा है, अलग अलग गैस वेल्डिंग में टेम्परेचर कितना बनता है, रेशियो वगैरह पूछा गया है, रिएक्शन भी पूछा है ना, हीट वगैरह पूछा है, रिएक्शन वगैरह पूछा है, लेकिन न्यूमेरिकल अभी तक तो नज़र मेरे को नहीं आया है। मैं पूरा देख लेता हूँ आपको ना, जब आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। नहीं, प्रेशर वगैरह भी पूछा है, किलो जूल पर केजी, या फिर जो भी प्रेशर वगैरह लेते हैं ना, वो भले पूछा गया है। जैसे होता है ना कि जो एसिटिलीन गैस होता है उसको रखा जाता है, गैस वेल्डिंग के केस में एसिटिलीन हो गया या फिर आपका ऑक्सीजन हो गया, उसको अलग अलग गैस सिलेंडर में रखा जाए, उसका प्रेशर है ना केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वो यूनिट भले पूछा गया है ना। और लेकिन न्यूमेरिकल अभी तक तो नहीं पूछा गया, आगे डिस्कस कर लेता हूँ, आगे देखता हूँ। मैं पूरा का पूरा देखना, जो अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ना, वो मैं अभी ही देख लेता हूँ, मेरे पास टोटल पड़ा हुआ कलेक्शन, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप एक भी पूछा है
या नहीं पूछा है? सो नहीं डियर, एक सिंगल न्यूमेरिकल भी नहीं पूछा है ना। हाँ, डाटाबेस क्वेश्चन पूछा है जैसे कि किसी में कितना प्रेशर रहता है, कौन सिलेंडर में अलग गैस वेल्डिंग हो रहा है तो उसमें कितना टेम्परेचर रहता है ना, फ्लेम का टेम्परेचर कितना रहता है, या फिर कई तरह का रिएक्शन आपको पूछेगा कि थर्मिट वेल्डिंग में किस तरह का रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन पूछेगा, प्रेशर कितना लेते हैं वो सब पूछेगा, इस तरह का चीज़ें आपको पूछेगा। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा इस चैप्टर में, ठीक है, इस सब्जेक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। व्हाट, अच्छा न्यूमेरिकल टाइप में एक दो है डाटाबेस क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस पूछा, ऐसा बात नहीं है ना, ऐसा बात नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल मतलब डाटाबेस क्वेश्चन पूछा। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, अभी मैं आपको एक बताया था जैसे कि कोटिंग फैक्टर है ना, कोटिंग फैक्टर, अब कोटिंग फैक्टर भी डायरेक्ट पूछा गया, कोटिंग फैक्टर ऑफ हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड, तो डाटा में तो बता दिया हूँ कि हेवी कोटेड का 1.6 से लेकर 2.2 तक होता है, मीडियम का 1.4 से लेकर 1.7 तक होता है, और लाइट का ये भी, तो ये भी डाटाबेस हो गया है ना। बना के ऐसा कुछ फॉर्मूला बेस पूछा नहीं है। एक और एक था, मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं बता देता हूँ, लेकिन उसको भी न्यूमेरिकल कैटेगरी में तो नहीं रखूँगा, मैं दिखा देता हूँ जब आया है। सो आप जब बोले तो इस चीज़ को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक आया था, एक सेकंड, कोई तो क्वेश्चन एक मुझे मिला था उस बेसिस पे, फॉर्मूला बेसिस पे, कहाँ गया, हाँ ये देखो, यहाँ देख रहे हो, एक आपका, एक सेकंड, ये देखो, ये एक सिंगल न्यूमेरिकल आप बोल सकते हो। हाँ, सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, फ्री में सारे क्वेश्चन मिल जाएगा है ना, और आंसर भी मैं डाल दूंगा, एक्सप्लेनेशन आंसर रहेगा पूरा, इसका डी क्या हुआ ये भी डाल दूंगा। तो इसके लिए आप स्टडी यूटी एजुकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, स्टडी यूटी एजुकेशन, या ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। हाँ, तो देखो ये एक न्यूमेरिकल, एक सिंगल न्यूमेरिकल केवल यही पूछा गया है वेल्डिंग में, यही पूछा गया है। और ये कैसा है, ये क्वेश्चन केवल पूछा गया था सेंसिटिविटी, तो इसका मैं फॉर्मूला बता, डिफ्लेक्शन अपन करंट, तो यहाँ पे करंट दे दिया गया था और आपका डिफ्लेक्शन दिया गया था, तो इसको आप कट करोगे तो आंसर, तो एक सिंगल यही एक आपका फर्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल है, दिस इज द फर्स्ट एंड, अगर आप न्यूमेरिकल बोलोगे भी तो है न्यूमेरिकल है, वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, तो यही एक सिंगल पूछा वेल्डिंग में, इसके अलावा ना इससे पहले था ना इसके बाद है ना। चलिए सो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग का हो गया था क्वेश्चन 50 कुछ तक बढ़ गए थे, तो 53, 54, 55 हो गया था, 56 भी, 57 भी हो गया था, 57 हो गया था ना। व्हाट इज यूज ऑफ द फ्लक्स इन दी वेल्डिंग प्रोसेस, हाँ का कहा गया था कि फ्लक्स जो यूज करते हैं ना वेल्डिंग प्रोसेस में, क्यों करते हैं, से कोटिंग करने के लिए करते हैं ना, इलेक्ट्रोड के चारों ओर कोट करने के फ्लक्स का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, आप बताओ कि क्यों करते हैं, पढ़ो और बताओ क्या हो जाएगा आंसर यहाँ के, है ना, आंसर बताइए क्यों करते हैं। कहा गया रिमूव ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड फॉर्म एट हाई टेम्परेचर, परमिट परफेक्ट कोहेशन ऑफ मेटल्स बोथ, तो बिल्कुल सही बात है, बोथ है ना, ऑक्साइड को भी हटाता है हाई टेम्परेचर में, क्योंकि हाई टेम्परेचर वेल्डिंग करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होता था, ऑक्साइड जो होता है जो आपके वेल्डिंग सरफेस को खराब करेगा उसको भी ठीक करता है। एंड कोहेशन, कोहेशन क्या होता है, सेम टाइम ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको कोहेशन कहते हैं। मतलब मान लो ये मेरा वर्कपीस है ना, ऐसा वर्कपीस है, और यहाँ पे बीच में कहीं क्या कर रहे हैं हम लोग, वेल्डिंग कर रहे हैं, इस जगह पे वेल्डिंग किया जा रहा है, इस जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं कुछ, है ना, इस जगह पे हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ मेरा वेल्डिंग हो रहा है ना, ऐसा कुछ क्या हो रहा है, मेरा वेल्डिंग हो रहा है। तो अगर इस जगह पे मेरा वेल्डिंग हो रहा है, सो इलेक्ट्रोड से मान लो यहाँ पे आ रहा है, मेटल ट्रांसफर हो रहा है, तो ये मेटल एक के ऊपर एक मेटल आ रहा है, साथ में बैठ रहा है, आपस में अट्रैक्शन, उसको हम लोग कोहेशन कहते हैं। तो ये मेरा कोहेशन भी बहुत अच्छा प्रोवाइड मेरा करता है ना, कोहेशन भी बहुत अच्छा प्रोवाइड मेरा करता है, साथ ही साथ मेरा इन्वायरमेंट से बचाता है, सील्डिंग गैस की तरह भी काम करता है, स्लैग इम्प्योरिटी से मिलकर स्लैग बन जाता है, वो भी मेरे इम्प्योरिटी से बचाता है, तो फायदा तो बहुत सारा है ना। और फ्लक्स के रूप में यूज़ करते हैं बोरेक्स का बहुत ज़्यादा,
फ्लक्स के रूप में बोरक्स यूज किया जाता है ना, बोरक्स। अब बताओ यहाँ पे सोल्डरिंग में बोरक्स का यूज करते हैं, फिर वेल्डिंग में बोरक्स का यूज करते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ अभी हम लाइव में हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है। बताइए, जैसे फ्लक्स में बोरक्स का बहुत सुने होंगे, बोरक्स का यूज कहाँ करा जाता है एज ए फ्लक्स? कहाँ यूज करते हो? अधिकतर आप ब्रेजिंग में सुने होंगे, ब्रेजिंग में भी इसका यूज किया जाता है। नॉट ओनली दिस, ब्लैक स्मिथ जो होता है लोहार, उन लोग भी यूज कर सकता है। ज्वेलरी जो मेकिंग करता है ना, ज्वेलरी सोना चांदी का चीजें, वहां भी यूज किया जाता है, और वेल्डिंग में भी करता है, लेकिन मेनली यूज करा जाता है ब्रेजिंग के लिए, फेमस है, ब्रेजिंग में करते हैं, ठीक है। क्योंकि वेल्डिंग में बोरक्स जो होता है वो ड्राई कंपोनेंट रहता है, बहुत सूखा रहता है ना। पेस्ट भी यूज करते हैं, लेकिन ड्राई अधिकतर का यूज किया जाता है, ठीक है। और यही अगर बोलोगे कि फ्लक्स यूज करते हैं सोल्डरिंग में, क्या कोई बता सकता है? सोल्डरिंग में जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? चलो बताना, आप लोग आंसर देना। बिल्कुल, इसीलिए इस एरिया में मैं काम कर रहा हूं ना, पता है तभी तो। चलिए उसका आंसर आप लोग दो, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, सो ये यहाँ पे देखोगे, फिगर आप देख रहे हो ना, तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा था ना, जैसे देखो यहाँ से ये मेरा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड आ रहा है, ये इलेक्ट्रोड है ना। ये रेड कलर जो आप देख रहे हो, दिस इज योर इलेक्ट्रोड। और इसके चारों ओर देखो यहाँ पे कोटिंग करा गया, तो चारों ओर तो नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ये ब्लैक हो जाएगा, तो हल्का हल्का यहाँ दोनों साइड से ब्लैक कर दे रहा हूँ। इधर कोट करा गया, तो ये चारों ओर एक तरह से क्या करा गया, कोटिंग करा गया, किसका? तो इसीलिए कहा गया फ्लक्स कोटेड, फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड। कोर के ऊपर क्या करा गया है, इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स का कोट करा गया है। यहाँ भी आप देखोगे फ्लक्स जो है कोर वायर है ना, फ्लक्स कोर वायर है, समझ गए? फ्लक्स कोर आपका वायर है। बाकी ये तो आप नजर ही आ रहा है, ये आपका आर्क हो गया है, नीचे आपका मोल्टन मेटल है, और यही आर्क जो है ना, यही आपका फ्लक्स जो है, यही फ्लक्स जो है, जो आपका इलेक्ट्रोड के चारों ऊपर कोटिंग है, जब हीट मिलता है तो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद जितनी भी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी से मिला के वो स्लैग बना लेता है, मोल्टन स्लैग। और मोल्टन स्लैग भी ऊपर में रहता है। से अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि मान लो ये हो गया हमारा मोल्टन मेटल है, ये क्या है मेरा, ये हो गया मेरा क्या, मोल्टन मेटल हो गया। इसके जस्ट ऊपर में आपका क्या रहता है, स्लैग होता है, कुछ ब्लैक कलर का, मान लो इस तरह से तैरेगा ऊपर में, बिल्कुल तैरता है ना, तो ये क्या हो गया मेरा, स्लैग हो गया, स्लैग हो गया। इसके नीचे आपका मोल्टन मेटल रहता है, मोल्टन मेटल रहता है नीचे में, ऊपर में स्लैग रहता है। और ये स्लैग किसके किसके, यही स्लैग जो है ना, ये पहले मेरा था फ्लक्स, तो फ्लक्स जब मेरा इम्प्योरिटी से मिला, गंदगी वगैरह से मिला, तो स्लैग बना दिया गया। तो एक तो इम्प्योरिटी से बचाया इसको, सीलिंग इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया, और स्लैग बना के भी अब मेरा मोल्टन मेटल को धीरे धीरे ठंडा होने में हेल्प कर रहा है, कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर जाने भी नहीं दे रहा है। तो यही बाद में क्या होगा, ये बीच नीचे वाला चीज जो है ये सॉलिड हो जाएगा, और सॉलिड होकर आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल जो मटेरियल है जिसका वेल्डिंग करो वो फाइनल मिल जाएगा, और ऊपर जो स्लैग है उसको तोड़ फोड़ के फिर हटा देते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कभी आप देखना, कभी भी आप जहां पे गर्मा गर्म लोहा को पिघलाया गया है ना, उसको आप कुछ देर के बाद देखोगे ना, ऊपर में एक ब्लैक कलर का आ जाता है, ब्लैक कलर का शेडो जैसा, या थिक लेयर, पतला सा लेयर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल पतला सा लेयर। जैसे दूध आप होता है ना, दूध अगर आप मिल्क गर्म करते हो, दूध गर्म करते हो, तो दूध आप देखोगे, मान लो ऐसा कोई है मिल्क आप रखे हो, सो दूध का एक ऊपर में एक लेयर रह जाता, कवर जैसा, सील्डिंग जैसा है ना, जैसे होता है ना सेल का जो बाहरी लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरह से तो एक लेयर रहता है, उसी की वजह से तो दूध उतलता है, उसको फिर हम लोग जैसे हटा देते तो फिर गैस बाहर जाने लगता है, तो फिर बाहर नहीं होगा, है ना। सो उसी तरह से ये एक तरह का एक ऊपर में पतला सा लेयर होता है जो कि बचाता है।
सो वो कौन होता है, वो मेरा मोल्टन स्लैग होता है जो कि फ्लक्स के इम्प्योरिटी के साथ मिलके बनाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की ओर। यस बिल्कुल करेक्ट है जितेंद्र, है ना, रोजिन फ्लक्स का यूज करते हैं सोल्डरिंग के लिए। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के केस में जो हम लोग इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करते हैं, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोड का मेरा डायमीटर कितना होगा इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग, उसका सिलेक्शन किस बेसिस पे करा जाता है। मटेरियल टू बी वेल्डेड, जिस मटेरियल का वेल्डिंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्या करते हैं, या थिकनेस ऑफ मटेरियल के बेसिस पे, मटेरियल का कितना थिकनेस है उसके बेसिस पे, या वोल्टेज कितना यूज हो रहा है, फिर करंट कितना यूज हो रहा है। यहाँ पे याद रखना हम लोग सिलेक्शन किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड कितना मेरा मोटा होगा, पतला होगा या मोटा होगा। इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करने के लिए किसके डिपेंड करेगा, अभी हम लोग बात किए भी थे, है ना, डिपेंड आ जाता है मेरा थिकनेस ऑफ मटेरियल की, थिकनेस कितना मोटा पतला लेंगे। यस थिकनेस मटेरियल मोटा, मैंने कहा था ना कि अगर मान लो इस तरह से कोई मोटा आपका है ना, ज्यादा ही मोटा मेरा थिकनेस का है मेटल, तो ज्यादा मेटल है तो ज्यादा करंट चाहिए। तो ज्यादा करंट कब होगा, जब ज्यादा आपका इलेक्ट्रोड रहेगा, क्योंकि उससे ज्यादा हाई करंट, हाई हीट, ज्यादा हीट जाएगा ना। आप बोलेंगे करंट से क्या फर्क पड़ता है सर, पतला वायर भी ज्यादा करंट, तो करंट से दिक्कत नहीं है, हीट भी तो आएगा, कहीं करंट अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगा, और हीट की वजह से अगर पतला इलेक्ट्रोड लोगे तो मेल्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए ज्यादा मोटा आप इलेक्ट्रोड लेकर चलते हो, क्योंकि हाई हीट प्रोड्यूस होगा, तब तो हाइट पहुंचेगा, तब तो इसको मोटा वाला जो आपका मोटा मेटल है उसको भी मेल्ट कर पाएगा, वेल्डिंग कर पाएगा। ठीक है चलिए 60, फ्लक्स आर यूज इन वेल्डिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल एंड सरफेस टू बी जॉइंट। सही बात है, पूरा स्टेटमेंट बोल दिया गया है कि फ्लक्स जो होता है यूज किया जाता है वेल्डिंग में प्रोटेक्ट करने के लिए मोल्टन मेटल को फ्रॉम द सरफेस टू बी जॉइंट, जिसको करा जा रहा, फ्रॉम किससे, ऑक्सीडेशन से, कार्बोराइजिंग से, डिस्टॉर्शन वार्पिंग से, या अनइक्वल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से। किससे बचाता है बताइए, किससे बचाता है, क्या ये बचाता मेरा कार्बोराइजिंग के, मैंने कहीं बात करा है यहाँ पे, कार्बोराइजिंग नहीं, है ना। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब टूटना फूटना, उससे क्या बचाएगा, तो अभी मेल्टन का लिक्विड में है, सूखेगा सॉलिड होगा तब तो डिस्टॉर्शन वगैरह देखा नजर आएगा, तब तो हीट ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए। कार्बोराइजिंग में हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। अनइक्वल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, भाई साहब वो तो मेल्ट हो चुका है ना ऑक्सीडेशन के लिए। अब देखो विवेक सिंह यहाँ पे डी बोल दिए, क्यों डी बोले डियर, अनइक्वल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कहा है भाई, अनइक्वल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहीं पे ज्यादा हीट मिला कहीं पे कम। वो तो जब मोल्टन मेटल, जैसे आप समझ रहे हो वेल्डिंग कर रहे हो ना, वेल्डिंग के इनिशियल में अगर ज्यादा हीट मिलेगा तो कहीं पे मेल्ट ज्यादा होगा कम होगा, ये मेल्ट पूरा हो चुका है, पूरा मोल्टन मेटल हो चुका है, और यहाँ पे आपका फ्लक्स दिया जा रहा है ना, फ्लक्स, या फिर आप बोलोगे कि आपका इलेक्ट्रोड के चारों ओर फ्लक्स दिए हैं, वो मेल्ट होगा, तो वो उसके लिए नहीं होता ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट से इसको कोई लेना देना नहीं है, वो तो आप कितना हीट दे रहे हो ना, कितना करंट दे रहे हो, कितना हीट दे हो, इलेक्ट्रोड कैसा चूज किए हो, है ना, पतला या मोटा, थिकनेस के बेसिस पे आपने कैसा इलेक्ट्रोड लिया, उसके बेसिस पे करंट आप कब सप्लाई करोगे, तो कम आपका यहाँ पे हीट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगा। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रोड को कैसा आप मूविंग कर रहे हो, है ना, फोरहेड वेल्डिंग, आपका बैकहैंड वेल्डिंग, उस पर डिपेंड करता है ना, उन सब पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट कहीं ज्यादा गया कम गया, लेकिन फ्लक्स से क्या मतलब है, तो फ्लक्स ऑक्सीडेशन से बचाता है। 61 फिर से लिस्ट दिया गया है, एंड यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया, सेल्यूलोज कोटिंग, अच्छा ये आपका रूटाइल कोटिंग, आयरन पाउडर कोटिंग, बेसिक कोटिंग, और यहाँ पे दिया गया एलोइंग अब्जॉर्ब गैस, यानी सबके लिए किसका क्या किसका यूज करा जाता है वो बात करा गया। बताइए अलग अलग तरह का कोटिंग का क्या काम होता है ना, जो हम लोग इलेक्ट्रोड में कोटिंग करते हैं ना, उसका यहां बात करा गया है ना। जैसे बात करेगा सेल्यूलोज कोटिंग का, सेल्यूलोज कोटिंग अगर करेंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर तो वो क्या काम करेगा, कोटिंग है तो कुछ ना कुछ तो बचाएगा ही, है ना, लेकिन किस तरह का, वो क्या गैसेस जो हार्मफुल गैस रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर एलोइंग एजेंट का काम करेगा, या स्लैग बनाएगा इंप्योरिटी से, अब इंप्योरिटी को अपने और लेके स्लैग बना देगा, स्लैग फॉर्मेशन करेगा, या सील्डिंग गैस का काम करेगा। सेल्यूलोज अगर कोटिंग का यूज करेंगे तो क्या होता है, तो याद रखना अगर सेल्यूलोज हम लोग कोटिंग का यूज करते हैं वो मेरा यूज करता है एक सील्डिंग गैस की तरह काम करता है। तो ए का तो 4 हो गया, तो यानी कि ए का 4 कोई है ही नहीं, तो आंसर तो यहाँ पे डायरेक्ट निकल गया। देखो बाकी तो सेल्यूलोज जो होता है वो मेरा सील्डिंग गैस का काम करता है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे किसका, रूटाइल का, तो रूटाइल जो कोटिंग होता है वो काम करता है मेरा स्लैग बनाता है रूटाइल इंप्योरिटी से मिलकर, तो बी का हो गया 3। आयरन पाउडर जो कोटिंग होता है ये मेरा काम करता है एलोइंग का, देख सकते हो ना आयरन है ना पाउडर कोटिंग,
तो भी अगर एज हम लोग यहाँ पे आयरन पाउडर का कोट कर रहे हैं तो आयरन पाउडर एलॉय का काम करेगा। मान लो आयरन का कोटिंग करो या कॉपर का या स्टील का, तो ये एलॉय का काम कर रहा है। अगर स्टील आपको पता है ना, स्टील किससे मिलकर बना होता है, एक तो आयरन एंड प्लस कार्बन का परसेंटेज से मिलके, बाकी और भी एलॉय एलिमेंट रहता है, टंगस्टन, निकल, लेकिन बहुत कम मात्रा, मैक्सिमम यही रहता है, मैक्सिमम यही रहता है। ये अप टू है ना, अप टू 2.1 तक मिला सकते हैं, और आयरन मिला सकते हैं अप टू 98% तक। अप टू बता गया, कम भी हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है क्योंकि एलॉय एलिमेंट मिलाते हैं, लेकिन ये दो मेन रहता है। इसके अलावा हम लोग इसमें टंगस्टन मिलाते हैं, है ना, टंगस्टन हो गया डब्लू, टंगस्टन हो गया, वेनेडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ताकि और कई सारे रेजिस्टेंस, क्रीप रेजिस्टेंस, फटीग हो गया, हाई टेम्परेचर में रेजिस्टेंस हो गया, है ना, स्ट्रेंथ हो गया, इन सब के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग मिलाते हैं टंगस्टन को, क्रोमियम को मिलाते हैं, है ना, कोबाल्ट को मिलाते हैं, लेकिन मेनली सब बहुत कम मात्रा में, 1-2%, किसी किसी में ज़्यादा भी है। लेकिन माय पॉइंट इज कि इसमें अगर आयरन अगर आ गया तो एलॉय का ही काम करेगा, तो सी का तो 1 हो गया। और लास्ट बचा बेसिक कोटिंग। तो बेसिक कोटिंग का काम होता है गैसेस को एब्जॉर्ब करना, तो आंसर हो गया मेरा ए। चलिए 62, द इलेक्ट्रोड यूज इन आर्क वेल्डिंग आर कोटेड, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, बताइए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तभी हम लोग का आज हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं, बाय द वे आज हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आर्क वेल्डिंग टाइप्स एंड आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन लगेगा। वो थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा, उसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करेंगे। लगभग अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें ऑलमोस्ट जो हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं आपका 60 क्वेश्चन लगाएंगे कल। तो कल जो सेशन रहेगा वो और थोड़ा बड़ा रहेगा। आज जो हम लोग क्वेश्चन लगाए हैं वो लगाए आई थिंक 50 क्वेश्चन लगाए, 50 नहीं लगाए, 40 क्वेश्चन लगाए होंगे, 40 से भी कम लगाए हैं, 28 से स्टार्ट किए हैं, है ना, 30 क्वेश्चन के आसपास लगाए हैं ज़्यादा, और क्या 30-35 क्वेश्चन आज लगाए। इलेक्ट्रोड यूज, क्या कहा गया, इलेक्ट्रोड यूज इन आर्क वेल्डिंग आर कोटेड, यही लास्ट क्वेश्चन है बाय द वे। द इलेक्ट्रोड यूज इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसको कोटेड किया जाता है, इससे क्या नहीं कर, दिस नॉट एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड द पोटेंट, ये तो करता ही है स्टेबिलिटी ऑफ द आर्क, ये भी करता है, मेरा एलोइंग एलिमेंट का काम भी करता है। जैसे आयरन पाउडर अगर यूज़ करेंगे तो मेरा एलोइंग एलिमेंट का भी काम करेगा, ये भी करता है, स्टेबिलिटी भी करता है, ये भी करता है। प्रिवेंट इलेक्ट्रोड फ्रॉम द कंटामिनेशन, अच्छा केवल आर्क वेल्डिंग का बात करा गया, तो आर्क वेल्डिंग में हाँ ये मेरा कंटामिनेशन से नहीं बचाता, तो इस केस में आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी में करता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आर्क वेल्डिंग के केस में कंटामिनेशन से बचाएगा, या आप उम्मीद उससे मत रखना, है ना, इन्वायरमेंट से बचाएगा, बिल्कुल बचाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे क्या कि सर इसका मतलब सर कंटामिनेशन से बचाता है, वेल्ड को बचाता है ना, जहाँ वेल्डिंग करे उसको बचाता है, इलेक्ट्रोड को नहीं बचाता है, क्योंकि जैसे हीट मिलेगा जो मेरा आपका रहेगा ना कोटिंग, वो तो खत्म हो जाएगा ना। ये मान लो इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर अगर कोट करा गया, पेंट करा गया, कोटिंग करा गया, कोटिंग करा गया, कोटिंग करा गया, सेल्यूलोज का मान लो करा गया, या किसी का भी करा गया, रोटाइल का करा गया, जैसे हीट मिलेगा तो मेल्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोड को थोड़ा ना बचाएगा, इलेक्ट्रोड को नहीं बचाएगा ना, इलेक्ट्रोड को नहीं बचाएगा। वेल्डिंग जहां हो रहा है, वेल्ड पूल को या फिर वेल्ड पीस को, वेल्ड सरफेस को, है ना, वेल्ड इन्वायरमेंट को, उसको बचाएगा। आर्क को भी ये क्या क्या करता है मेरा, है ना, कोटिंग करता है, जो कोटिंग होता है यानी फ्लक्स होता है वो मेरा आर्क को स्टेबल भी बनाता है, आर्क को क्या करता है मेरा स्टेबल भी बनाता है, आर्क को स्टेबल बनाएगा, है ना। इसके अलावा एलॉय एलिमेंट का भी काम करता है, एलॉय एलिमेंट आपको मैंने बताया था, आयरन कार्बन अगर यूज करेंगे, जैसे अभी मैंने कहा था ना कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, आयरन पाउडर का कोटिंग यूज करेंगे, तो मेरा कहीं ना कहीं वो एलॉय एलिमेंट का भी काम कर रहा है, वो भी काम करता है यहाँ पे, है ना। तो जिसके वजह से स्ट्रेंथ वगैरह भी बढ़ जाता है मेरा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वेल्ड मेटल, जो वहाँ पे भी वेल्डिंग कर रहे हैं ना, जिस जगह पे वेल्डिंग कर रहे हैं, मान लो इस जगह पे हम लोग वेल्ड कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ भी इसके, और फिजिकल जो आपका प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी इंप्रूव हो जाता है ना, सील्डिंग एनवायरमेंट तो हो ही जाता है। तो ये सब चीज़ जो है ना एडवांटेज आपको देखने को
मिल जाता है अगर आप कोटिंग करते हो तो। लेकिन आप ये उम्मीद मत रखना कि इलेक्ट्रोड को प्रिवेंट करेगा कंटामिनेशन से, है ना, क्योंकि वो तो क्योंकि भाई जब तक मेरा, क्योंकि इलेक्ट्रोड के चारों ओर ही कोटिंग हुआ है मेरा फ्लक्स, जब तक वो मेल्ट नहीं होगा तब तक ये काम स्टार्ट नहीं होगा। जैसे वो मेल्ट होगा तैसे वो फ्लक्स बनाएगा या फिर स्लैग बनाएगा या इन्वायरमेंट को बचाएगा, तो उससे तो मैं अलग हुआ तब, समझ गए। जब तक मेरा इलेक्ट्रोड से अलग नहीं होगा ये काम नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोड से अलग हो गया तो फिर उसको कैसे बचा पाएगा, तो इलेक्ट्रोड से अलग हुआ तब काम करेगा, तो इसको तो नहीं बचा पाएगा। या तो आप इलेक्ट्रोड को बचा लो या बाकी सब काम लो, अगर बाकी सब काम चाहते हो तो इलेक्ट्रोड को नहीं बचा पाएगा, तो इसलिए डी। सर जो क्लास आप हो गया उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आरआरबी जेई बैच का, आरआरबी जेई बैच में मिलेगा डियर। अगर आप देखो, चलिए तो यहीं तक हम लोग का कोर्स रहा बाय द वे, बाकी चीजें मैं डाउट लेता हूँ बाद में। तो अभी तक ये हम लोग का हो गया यहाँ तक डियर स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, इसके आगे क्वेश्चन लेके 63 से लेकर, साथ ही साथ आप सभी के लिए आप लोग का व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप ग्रुप में, तो यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, सारे अपडेट्स वगैरह मिलेगा, है ना, क्लासेस का लिंक वगैरह मिल जाएगा, इस तरह का जो भी थ्योरी सेशन रहेगा, एमसीक्यू सेशन रहेगा, गाइडेंस रहेगा, वो आप लोग को पता चलेगा। कोई भी जो पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगा वो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आरआरबी जेई 2025 के बैच में, चाणक्य बैच 2.0 में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। एज यू नो दैट पीडीएफ नोट्स आपको टोटली जितने भी लेक्चर जाता है सारे लेक्चर्स का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है। रिवीजन क्लासेस चलता है, लाइव डाउट सेशन चलता है, स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन चलेगा आप लोग का। मैं 10-10 आपको इसमें बुक दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना। नोट्स आपको फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों दूंगा, मतलब नोट्स बनाने का दरकार नहीं है, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, केवल लेक्चर देखना है। नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि आपका टाइम बचेगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 14,000 प्लस एमसीक्यू दूंगा, 10,000 में और ऐड कर दिया हूं, और 10 में बुक दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मैं क्वेश्चन दूंगा आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा, समझ गए। ये सब कहां मिलेगा? स्टडी यूटी एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, फ्री पीडीएफ, और जो भी आप लोग का पीओए के सेशन चलता है वही फ्री मिलता है। कुछ टाइम बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, वो भी आप लोगों को कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा, और बाकी बच्चे के लिए पेड वाले में तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। लाइव आप चैट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ बात कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू, और क्लासेस अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।